हेलो एंड वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है, जोश में है। तो जी हां, आज हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव 1 की कहानी। इससे पहले वाले वीडियो में शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट कर चुके हैं और इवन क्विक रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 1 के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं कि यहां पे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जहां पे 4 ऑप्शंस आपको दिए होते हैं। उन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है, आपको वो टिक लगाना है और अगले सवाल पे बढ़ जाना है। लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन और पेपर तो जरूरी है ना। तो अगर पेन और पेपर नहीं है तो जल्दी से लेके आओ, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो क्या तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर तुमने सॉल्व कर लिया तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो घबराओ मत, मैं सॉल्व कराऊंगा, उसको नोट जरूर करना पड़े। ठीक है, चलिए जी, तो शुरू करते हैं आज का अमेजिंग सेशन of objective 1, and here is the first question. The question says the acceleration of moon with respect to the earth is 0.0027 meter per second square, and the acceleration of an apple falling on the earth's surface is 10 meter per second square. We know better, है ना, हम भी जानते हैं कि अगर कोई एप्पल अर्थ की सरफेस की तरफ गिरता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो अराउंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। Assume that the radius of the moon is 1/4 of the earth radius. जो मून का रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का 1/4 है। If the moon is stopped for an instant and then released, we know better कि जो मून है वो घूम रहा है ना। So हमने कहा कि अगर मून को रोक दें थोड़ी देर के लिए और फिर रिलीज करें, it will fall towards the earth, वो अर्थ की तरफ गिरेगा, right? The initial acceleration of the moon towards the earth will be, तो what will be the initial acceleration of the moon towards the earth? अब मून को आपने रोक दिया और रोकने के बाद छोड़ दिया तो वो मून अर्थ की तरफ गिरेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, राइट? तो आपको बताना है कि जब ये मून अर्थ की तरफ गिर रहा था तो उसका इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। इज इट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? इज इट 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? इट्स 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? क्या कहते हो तुम लोग? सोचोगे? मैं साइड हट जाता हूं, पूरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं। एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो क्या तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। सोच लिया सभी ने, दिमाग लगाया होगा, मैं जानता हूं, मैं बहुत उम्मीद लेता हूं तुम लोगों से, है ना, उम्मीदें हैं मुझे तुम लोगों से बहुत ज्यादा कि तुम क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे। एनीवेज, तो ये हमारी अर्थ यहां पे बना लेते हैं। सो वी हैव अर्थ, है ना, ये अर्थ है हमारे पास, एंड इसके चारों तरफ यहां पे मैं मून बना देता हूं यहां पे। सो मून, वी नो दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द मून, राइट? यहां पे मून का ऑर्बिट भी मैंने डिफाइन कर दिया, राइट? दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द मून। परफेक्ट। सो मून का ऑर्बिट भी मैंने बना दिया। अभी मून जो है यहां पे घूम रहा है तो मून के पास कुछ वेलोसिटी होगी। आई डोंट नो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस मून, बट मान लो कुछ भी होगी, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी मून की। एंड क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सो डेफिनेटली सी बात है यहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स विल एक्ट ऑन द मून टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस पाथ। इस सर्कुलर पाथ का सेंटर यहां पे आएगा कहीं पे। सो यहां पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह सकता हूं जो लग रहा होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा जो लग रहा होगा। So here we have this force of FCP, which is nothing but mv square by r. ठीक है, अर्थ के मास को मैं कैपिटल M लूंगा, मून के मास को मैं स्मॉल m लूंगा। अर्थ का मास मैंने बोला कैपिटल M है, मून का मास स्मॉल m हो जाएगा। सो अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं, इट इज mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r, where r is nothing but the distance of the moon from the center of the earth. R is the distance of the moon from the center of the earth. तो अर्थ के सेंटर से मून का जो डिस्टेंस बनेगा, इट इज योर R। ठीक है, अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक का, मून के सेंटर से अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस है ना। नाउ अब ये बोला गया है कि अगर अर्थ पे कोई एप्पल गिर रहा है ना, अर्थ पे यहां से सपोज दिस इज अ ट्री, और अगर यहां से कोई एप्पल गिरा अर्थ की तरफ तो वो एप्पल जो है वो नीचे गिरता है विद सम एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एप्पल जो है अर्थ पे गिरता है तो वो गिरता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये मून जो है ये अभी अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, तो मून का जो एक्सेलरेशन है वो है 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा,
तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि राइट नाउ जो मून के पास एक एक्सेलरेशन होगा इट इज नथिंग बट 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ये एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाय आर। ये एक्सेलरेशन कितना होगा कायदे से देखा जाए तो सर, कायदे से देखा जाए तो ये एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय आर, इट इज योर 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब क्या करें सर? अच्छा, ऑर्बिटल स्पीड के बारे में तो तुम जानते ही हो, अंडर रूट ऑफ जी एम करके लगाते हो ना फॉर्मूला, तो जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ 0। तो जब मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखा तो मुझे कुछ ऐसी चीजें दिख रही थी। हमने बोला कोई बात नहीं, ठीक है भाई, वी स्क्वायर बाय आर यानी कि जीएम बाय आर स्क्वायर भी कह सकते हो आप लोग इसको। अरे यार, वी ऑर्बिटल स्पीड है यार, वी ऑर्बिटल स्पीड है यहां पे। ठीक है, अच्छा सर, तो ये हमारे पास ये चीज आ गई, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा कि सर यहां पे ये चीज तो क्लियर हो गई है ना। अब थोड़ी देर के लिए मान लो ये रुक गया, मान लो ये रुक गया, ये रुका तो v 0 हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन, हम क्या कहेंगे, व्हेन इट स्टॉप्स। किसकी बात कर रहे हैं, मून की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमने कहा व्हेन द मून इज स्टॉप्ड फॉर एन इंस्टेंट एंड देन रिलीज्ड, व्हेन मून इज स्टॉप्ड, स्पेलिंग गलत दिख दी मैंने शायद, फॉर एन इंस्टेंट, फॉर एन इंस्टेंट एंड देन रिलीज्ड, सो यहां पे क्या होगा, ये हमारे पास फिर से अर्थ थी, अर्थ को तो कोई लेना देना ही नहीं था इससे। यहां पे था मून, मून अब थोड़ी देर के लिए रुक गया, मून रुक गया, और अब यहां पे लगेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द मून एंड द अर्थ। पहले भी लग रहा था फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन वो ग्रेविटी क्या कर रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा था, तो बढ़िया काम चल रहा था, सर्कुलर मोशन हो रहा था। अब जैसे ही मून को 2 मिनट के लिए रोक दिया, जस्ट सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए ना, मून को रोका जस्ट फॉर एन इंस्टेंट, और जैसे छोड़ा तो पता चला मून अब गोल नहीं घूम रहा है, वो अर्थ की तरफ आ रहा है। पहले तो क्या हो रहा था, मून जो है अपने ऑर्बिट में घूम रहा था। क्या पहले ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा था? पहले भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, लेकिन जो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो क्या कर रहा था, बिहेव कर रहा था एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा था, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा था, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा था। तो इसको तो लेके कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। लेकिन जैसे आपने v को 0 किया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया गायब। जैसे ही आपने v को 0 कर दिया, अब कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, अब कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, तो अब कोई सर्कुलर मोशन नहीं होगा। जैसे ही आपने v को 0 किया, अब कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, अब कोई सर्कुलर मोशन नहीं होगा। अब यहां पे मून और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जिसके कारण मून जो है अर्थ की तरफ जा रहा है। मून और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा, मून और अर्थ के बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट इज g इंटू मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून अपॉन दोनों के सेंटर के बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। सॉल्व करें, हाँ सर सॉल्व। हमसे क्या मांगा, कितने एक्सेलरेशन से, तो मैंने बोला मास ऑफ द मून इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द मून इज विल बी इक्वल टू जी एम स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। सो m से तो m मर जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कम्स आउट बी जी एम बाय आर स्क्वायर। यार ये जी एम बाय आर स्क्वायर अभी कहीं पहले देखा था हम लोगों ने, जी एम बाय आर स्क्वायर अभी हमने देखा था, इट्स 0.0027, तो इट्स 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अब जो मून है ना वो अर्थ की तरफ गिरेगा, मून जो है अर्थ की तरफ गिरेगा। कितने एक्सेलरेशन से, 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इससे पहले वो घूम रहा था, अपने ऑर्बिट में घूम रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। इससे पहले क्या हो रहा था, वो बढ़िया अपने ऑर्बिट में घूम रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी सर।
जैसे ही आपने इसको रोका v 0 हो गया, जैसे ही आपने इसको रोका v 0 हो गया। पहले ये कौन सा एक्सेलरेशन था? घूमने की वजह से, घूमने की वजह से उसके पास कोई एक्सेलरेशन था। इट इज बिकॉज ऑफ द सर्कुलर मोशन, यहां पे जो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्यूशन की वजह से आ रहा था बेसिकली, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन मैंने डिफाइन किया है, ये अर्थ के चारों तरफ घूमने की वजह से। जो मैंने अभी एक्सेलरेशन डिफाइन किया वो क्यों है? वो क्योंकि मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा था, तो उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया। ये वो था जो मैं अभी तक डिफाइन कर रहा था। अब मैंने वो बोला कि यार मून को रोक दो 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए जैसे मून को पकड़ा और फिर छोड़ा, तो मून भूल गया कि उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, है ना। जैसे तुमने मून को पकड़ा और छोड़ दिया तो मून भूल गया उसके पास कोई वेलोसिटी थी। और अब अगर उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो अब वो ऐसे ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। तो क्या करेगा सर फिर वो? तो वो क्या करेगा उस केस में? वो अर्थ की तरफ गिरेगा, क्योंकि अर्थ और मून के बीच में आज भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिंदा है। पहले जब वो मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा था तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स का, लेकिन आज सेंट्रीपिटल फोर्स की जिम्मेदारी हट चुकी है उसके ऊपर से। पहले इसके पास एक जिम्मेदारी थी ग्रेविटेशनल फोर्स के पास में कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करना था, लेकिन आज उसके ऊपर से वो जिम्मेदारियां उठ चुकी है। अब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम नहीं करना है। अब इस फोर्स को मून को अर्थ के चारों तरफ नहीं घुमाना है, बल्कि मून को अर्थ के पास लेके आना है। फोर्स वही लेकिन सोच नहीं, है ना। यही सुना था, फोर्स वही लेकिन हां काम नया है। पहला काम क्या था? पहला काम था मून को अर्थ के चारों तरफ घुमाने का। अभी आज नया काम मिल चुका है मून को अर्थ के पास में लाने का। तो मून को जब वो अर्थ के पास लेके आएगा तो कितने एक्सेलरेशन से लेके आएगा भाई? सेम एक्सेलरेशन से ही लेके आएगा, क्योंकि फोर्स तो वही है। समझे बात को? फोर्स तो वही है। पहले ये फोर्स सेंट्रीपिटल का काम कर रहा था, मून को अर्थ के चारों तरफ घुमा रहा था, तो एक्सेलरेशन था 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आज क्या हुआ कि वो मून अर्थ के चारों तरफ घूमना भूल चुका है, और अब ये जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल की तरह काम नहीं करेगा, बल्कि ये फोर्स मून को अर्थ के पास लेके आएगा। अब तो भैया फोर्स तो वही है ना, फोर्स चेंज हुआ क्या? नहीं। तो एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो जाएगा भाई? अगर फोर्स ही चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन कैसे चेंज कर दोगे तुम लोग? नहीं कर सकते ना, बिल्कुल। तो अगर फोर्स चेंज नहीं होता है तो एक्सेलरेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं हम लोग। समझ आई बात? क्लियर रहेगी? ये कोई समस्या तो नहीं होगी इसमें? तो एक काम करो, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, यहां से नोट करना शुरू करेंगे सब लोग। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है इसका, ठीक है। देखो पहले भी कौन सा फोर्स था? ये ग्रेविटेशनल फोर्स था, लेकिन वो किसका काम कर रहा था? वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा था। तो एक्सेलरेशन दिया 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आज मून रुक चुका है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी अभी भी जिंदा है, तो वो आज भी उतना ही एक्सेलरेशन देगा। बट हां, ये एक्सेलरेशन अब क्या करेगा? मून को अर्थ की तरफ लेके आएगा। चलिए भाई नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। किया नोट सभी ने? फिर यहां पे आओ जल्दी से, इसको भी नोट करो, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। हो गया होगा ना ये भी कंप्लीट? बहुत ही शानदार। चलिए भाई बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोलता है? द एक्सेलरेशन ऑफ द मून जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द अर्थ इन द प्रीवियस क्वेश्चन इज। जब वो अर्थ को जस्ट स्ट्राइक करेगा, जब वो अर्थ को जस्ट स्ट्राइक करेगा उस टाइम पे बताइए व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द मून। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला है। यानी कि इससे पहले तो वो अर्थ को स्ट्राइक नहीं कर रहा था, लेकिन आज वो अर्थ को स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने से जस्ट पहले उसकी एक्सेलरेशन क्या थी? याद करो, वो मून अर्थ की तरफ गिरना शुरू किया था। ये मून अर्थ की तरफ गिरना शुरू किया था विद दिस एक्सेलरेशन, लेकिन आज वो अर्थ के पास पहुंच चुका है। तो बताओ जरा कितना एक्सेलरेशन होगा मून का जब वो अर्थ के पास पहुंचा? तो सोचा सभी ने, दिमाग लगाया सभी ने, क्या कहोगे? सर डायग्राम वगैरह बनाते हैं मस्त तरीके से, एकदम मजा आ जाएगा। फिर से देखना, मान लो ये हमारे पास अर्थ, पेन पतला कैसे हो गया भाई? हाँ भाई, तो दिस इज द अर्थ, दिस इज द मून। आप देख सकते हो मून जो है अर्थ के पास आ चुका है। मून जो है अर्थ के पास आ चुका है। अर्थ का जो रेडियस है इट इज RE,
मून का जो रेडियस है इट इज आर एम। सो यहां पे आर ई जो है अर्थ का रेडियस, आर एम इज द मून का रेडियस। अभी बताओ इसके पास कितना एक्सेलरेशन आना था, तो मैंने बताया था सर कि ये होता है एफ जी एम बाय आर स्क्वायर। ये पहले किया था, याद करो, ये पहले किया था जब अर्थ और मून के बीच का सेपरेशन आर था। याद नहीं सर, भूल गए हम लोग सारी बातें। भूल कैसे सकते हो तुम लोग यार। ये फॉर्मूला कब लगा था? जब ये अर्थ थी और ये मून था। अर्थ और मून के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर आर था। ये कब करा है सर? ये कब हुआ? हमें तो कुछ याद ही नहीं। हाँ अभी करा है जस्ट, पिछला क्वेश्चन यही था। तो दोनों के बीच का सेपरेशन था आर, तो एक्सेलरेशन आ रहा था जीएम बाय आर स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन आ रहा था जीएम बाय आर स्क्वायर। आज यहां पे दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल आर नहीं है। आज दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो स्मॉल आर नहीं है। आज दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो होगा जी एम। एक्सेलरेशन डिफाइन करता हूं, दोनों के बीच का सेपरेशन आर ई प्लस आर एम, आर ई प्लस आर एम का होल स्क्वायर। वहां पे देखो जीएम बाय स्मॉल आर स्क्वायर, बिकॉज स्मॉल आर इज द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द मून। आज अर्थ और मून के बीच का सेपरेशन देखो आर ई प्लस आर एम, इसका स्क्वायर कर दिया। सॉल्व कीजिए इसको। मैं काम करता हूं जी एम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ को कॉमन ले लेता हूं, तो ये आर ई का स्क्वायर हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस आर एम बाय आर ई, इसका होल स्क्वायर। जीएम अपॉन आर ई का स्क्वायर जो होता है, जीएम अपॉन आर ई का स्क्वायर जो होता है, इट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जीएम अपॉन आर ई का जो स्क्वायर होता है इट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये तो बन गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेडियस ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ। भाई सवाल के हिसाब से हमसे ये बात बोली गई थी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये बात बोली गई है कि जो रेडियस ऑफ मून होगा ना, वो रेडियस ऑफ नो मून है ना, वो 1/4 टाइम है रेडियस ऑफ द अर्थ के। ये क्वेश्चन में गिवन है। कहां है सर क्वेश्चन में गिवन? हमें तो कहीं दिख नहीं रहा। अरे प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन था यार, देखो ना, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन का ही पार्ट चल रहा है। ये वाली बात बोली गई थी कि जो रेडियस ऑफ द मून है वो 1/4 टाइम्स होगा रेडियस ऑफ द अर्थ के। तो आर एम की जगह 1/4 आर ई कर दूं। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से। सो इट विल बी जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/4 आर ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। आर एम की जगह 1/4 आर ई कर दिया, आर ई से आर ई मर जाएगा, 1/4 प्लस 1 इट्स 5/4, तो जी अपॉन 5/4 का होल स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन जो यहां पे मिलने वाला है आपको वो मिलेगा जी अपॉन 5/4 का होल स्क्वायर। लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। तो एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है? जी डिवाइडेड बाय 5/4 का होल स्क्वायर। तो चलो भाई ये बनेगा 4/5 का होल स्क्वायर इंटू जी। सर इतना क्यों सॉल्व कर रहे हो, सीधा 16/25 इंटू जी लिख दीजिए ना। चलो भाई जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, पिछले क्वेश्चन में ये बातें बोली थी हमसे। जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, 5 2 10 होते हैं, 5 5 25 होते हैं, 16 2 32 होता है ना। तो 32 डिवाइडेड बाय 5 कितना बनेगा ये? 5 6 30 और 4 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन रहा है। 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है आंसर। तो अगर मून जो है अर्थ के पास आ गया है तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो ये होगा। सर ऐसा क्यों हुआ, एक्सेलरेशन क्यों बढ़ा? पहले आपने बोला जब मून जो था वो अर्थ से दूर था, जब मून अर्थ से दूर था तो मून का जो एक्सेलरेशन आ रहा था वो आ रहा था 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जैसे वो अर्थ के पास आ गया तो अब इसका एक्सेलरेशन हो चुका है 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? सोचो जरा, ऐसा क्यों हुआ? बहुत सिंपल सा फंडा है कि भाई जैसे जैसे मून पास आ रहा है, सो जो डिस्टेंस है
जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है। नाउ यू नो बेटर दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। ये तो आप जानते हो ना, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो अगर डिस्टेंस कम हो रही है तो फोर्स बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे मून पास आता जाएगा वैसे वैसे फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। फोर्स इंक्रीज हो रहा है जिसके कारण एक्सेलरेशन भी तो इंक्रीज करेगा। फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए पहले एक्सेलरेशन था 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आज एक्सेलरेशन है 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गॉट इट? समझ आ गई बात सारी? चलिए भाई नोट कर लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। छाप लो भाई, छापने में कोई कंजूसी नहीं करनी, सारी चीजें नोट करनी है, सारे डायग्राम नोट करने इंपॉर्टेंट है। चीजों को समझ तभी आएगी जब डायग्राम बनाओगे साथ में। तो हो गया नोट? यहां पे भी आओ, ये भी कर लिया नोट? पक्का? चलो भाई बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन सेज सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो हम भी जानते हैं सर, नई बात क्या थी इसमें। एंड एट द सरफेस ऑफ मार्स इट्स 4 मीटर पर सेकंड, ये नई बात थी हमारे लिए, है ना। अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है हम वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। और कहा गया मार्स पे अगर आप जाओगे तो मार्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू नॉट ग्रेविटी बट मार्स की वजह से जो आता है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यानी कि अगर मैं अर्थ पे जी का वैल्यू लेता हूं इट इज योर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर यही जी का वैल्यू मैं मार्स पे ले लेता हूं तो ये आता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A 60 kg passenger goes from the Earth to the Mars in a spaceship moving with a constant velocity. Neglect all other objects in the sky. Which part of the figure best represents the weight, which is the net gravitational force of the passenger as a function of time? क्या बात है सर, क्या बात है सर, मजा ही आ गया। मतलब कि एक आदमी है जो कि अर्थ से मार्स की तरफ जा रहा है। तो यहां पे हमने बनाया अर्थ, यहां पे हमने बनाया मार्स। तुम तो जानते हो मार्स लाल रंग का है ना। सो दिस विल बी योर मार्स, और यहां पे हमने बनाई अर्थ। तो एक आदमी, अच्छा ये नेग्लेक्ट कर दीजिए कि यहां पे आसपास कुछ और, जैसे तुम लोग समझते हो ना कि यहां पे मेटियोर्स होंगे, एस्ट्रॉइड्स होंगे वगैरह वगैरह, जो भी चीजें हैं कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल है यहां पे। ठीक है, दोनों प्लैनेट्स के बीच में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ना कोई सैटेलाइट है, ना कोई मून है, ना कोई मीटियोर है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल साफ है यहां पे। तो अगर एक आदमी अगर अर्थ से जाता है, एक आदमी अगर अर्थ से जाता है मार्स की तरफ, अगर एक आदमी अर्थ से मार्स की तरफ जा रहा है तो जस्ट टेल मी कि इनमें से कौन सा ग्राफ सबसे बेस्ट रहेगा फॉर द वेट ऑफ द पैसेंजर इन दिस स्पेसशिप। ठीक है, स्पेसशिप में जो पैसेंजर है उसके वेट का सबसे बेस्ट ग्राफ कौन रिप्रेजेंट करता है? सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो, सोच तो लिया ही होगा तुम लोगों ने। कुछ लोग कह रहे होंगे ए ऑप्शन है, कुछ कह रहे होंगे बी ऑप्शन है ना। ए तो नहीं हो सकता ना सर, क्या ए कैसे हो सकता है? आप खुद ही सोचो ना। देखो भाई, मेरे को क्या लगता है, मुझे लग रहा है मैं वो बताता हूं तुम लोगों को। जैसे जैसे आदमी अर्थ से दूर जाएगा उसका वेट डिक्रीज होगा। सहमत हो इस बात से? हाँ सर, जैसे जैसे आदमी अर्थ से दूर जाएगा उसका वेट डिक्रीज होगा। तो मैं यहां पे ग्राफ भी बना लूं लगे हाथ साथ साथ। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द वेट ऑफ द पर्सन विद टाइम। तो जैसे जैसे आदमी अर्थ से दूर जा रहा है उसका वेट डिक्रीज हो रहा है। तो हमने भी क्या किया, वेट डिक्रीज कराया। तो यहां पे मान लो आदमी यहां पे 600, क्योंकि 60 केजी का आदमी था जब अर्थ पे था तो उसका वेट होगा 600 न्यूटन, है ना। तो अर्थ पे आदमी का वेट था 600 न्यूटन, और जब मार्स पे पहुंच जाएगा तो उसका वेट हो जाएगा अराउंड 240 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो 60 इंटू 4, 6 4 24 यहां पे। तो कहा गया कि यहां पे से शुरू किया, 600 से हमने शुरू किया, यहां पे कहीं पे 200 है। तो मास जो है वेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हुआ 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 होते होते यहां पे
ठीक है, तो वेट डिक्रीज हुआ, हाँ सर बिल्कुल, अर्थ से जैसे जैसे दूर जा रहा है वेट उसका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज किया डिक्रीज किया डिक्रीज किया, ये क्या एक जगह पे उसका वेट जीरो हो जाएगा, यहां पे वेट जो है वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा पॉइंट हमें मिलने वाला है जहां पे दोनों का जो फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। मार्स इसको अपनी तरफ खींचना चाहता था बाय फोर्स ऑफ मास, अर्थ इसको अपने तरफ खींचना चाहती थी विद द फोर्स ऑफ अर्थ। हां, हम जानते हैं कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मार्स से ज्यादा स्ट्रांग होगा, यह बात मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मार्स से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन यहां पे अर्थ से कुछ डिस्टेंस के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों बराबर हो सकते हैं। और भाई जहां पे फोर्स ऑफ अर्थ बराबर हो जाए फोर्स ऑफ मार्स के, वहां पे आदमी फील करता है वेटलेसनेस, वहां पे आदमी फील करता है वेटलेसनेस, क्योंकि दोनों तरफ के फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। यहां पे होगा तो फोर्स ऑफ अर्थ ज्यादा स्ट्रांग है, यहां पे होगा तो फोर्स ऑफ मार्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन एक ऐसी जगह भी मुझे मिलेगी जहां पे फोर्स ऑफ अर्थ बराबर हो जाएगा फोर्स अप्लाइड बाय द मार्स के, वहां पे वेट हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हमें कुछ फील नहीं होगा। अभी तुम्हें क्या फील होता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम अर्थ पे खड़े हो, तुम्हें अर्थ का फोर्स अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। मान लो कोई एक ऐसा फोर्स हवा से आना शुरू हो जाए जो तुम्हें ऊपर खींच रहा है, तुम अर्थ पे खड़े हो, ऊपर से कोई एक फोर्स आने लग जाए जो तुम्हें ऊपर की तरफ खींच रहा है, लेकिन तुम नहीं जाते हो। क्यों? क्योंकि अर्थ का फोर्स स्ट्रांग है। जैसे जैसे वो फोर्स इंक्रीज करता जाएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाए, तो उस टाइम पे तुम्हारा क्या हल होगा? कुछ नहीं सर, बिल्कुल वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाएगी, हल्का हल्का फील होगा बहुत ज्यादा। और अगर ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो सर हम ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे। यहां पे भी बेचारे के साथ ऐसा ही हुआ। जब तक अर्थ का फोर्स स्ट्रांग था उसको कुछ नहीं, नॉर्म बढ़िया चल रहा था। एक ऐसा टाइम आया जहां पे अर्थ का फोर्स और मार्स का फोर्स बराबर हो गया, वहां पे बेचारे को हल्का हल्का फील हुआ, बहुत ज्यादा वेटलेसनेस की कंडीशन। और फिर जैसे वो आगे गया तो मार्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको अपनी तरफ खींचने लग गया, यानी कि उसका वेट कम हुआ। 600 के रिस्पेक्ट में तो कम ही होगा, देखो ना यहाँ पे कहीं पे 240 वैल्यू आएगी वेट की, यहाँ पे वेट जो है कहीं 240 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला? वेट डिक्रीज हुआ है उसका, नो डाउट। वेट आप देख सकते हो 600 से सीधा यहाँ पे 240 पे गया है, वेट उसका डिक्रीज हुआ है। लेकिन एक बार बीच में जीरो भी हुआ है, बीच में एक बार जीरो भी हुआ है, और वो कहां हुआ है? इस जगह पे जहां पे फोर्स ऑफ अर्थ बराबर था फोर्स ऑफ मार्स के। समझ गए बात को? तो इनमें से कौन सा ग्राफ? ए वाला नहीं बनेगा, बी वाला नहीं बनेगा, सी वाला बनेगा, और डी वाले में नेगेटिव वेट भी होता है क्या कोई? ये देखो इस वाले इलाके में नेगेटिव वेट है ना सर, कमजोरी कमजोरी सी फील होगी इस टाइम पे, है ना, ऐसा लगेगा हम बहुत कमजोर हैं। इट्स द नेगेटिव वेट। नहीं होता भाई नेगेटिव वेट इस इलाके में। देखो इसमें डी वाले में नेगेटिव वेट की बातें कर रहे हैं, होता है नेगेटिव वेट कभी? ना ना सर, बिल्कुल भी नहीं। तो सी इज द राइट ऑप्शन हियर, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आप लोगों को। नोट कर लीजिए, समझ आ गया है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। किया नोट सभी ने? चलो भाई बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। फिर अगला सवाल क्या कहते हैं हमसे? क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर अ प्लैनेट इन सम सोलर सिस्टम विच हैज अ मास डबल द मास ऑफ द अर्थ। सोलर सिस्टम में कोई एक ऐसा प्लेनेट सोच लो, मान लो, मानने में क्या चाह रहा है हमारा, है ना, जिसका मास जो है वो अर्थ के मास से डबल है, और जो डेंसिटी है वो अर्थ के एवरेज डेंसिटी के बराबर ही है। एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट W है अर्थ पे, वो उस प्लैनेट पे कितना वेट होगा उसका? तो एक ऐसा प्लैनेट जिसका मास जो है वो अर्थ के मास के डबल है, डेंसिटी जो है वो अर्थ के डेंसिटी के इक्विवेलेंट है, और एक आदमी जिसका वेट अर्थ पे W है, तो उस प्लैनेट पे उसका वेट कितना हो जाएगा? बहुत ही प्यारा सवाल, मैं चाहूंगा एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करो, देखो भाई क्या आंसर आता है इसका, फिर मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना था। किया ट्राई सभी ने? क्या बोलोगे? एक तो अर्थ बना लेते हम लोग, ये हमारी अर्थ है, तो एक तो मैंने अर्थ बना लिया। एक मैं कोई रैंडम प्लैनेट बना लेता हूं यहां पे, ये है हमारा प्लैनेट एक्स, है ना, ऐसे ही नाम रखते हो ना, क्रिप्टॉन, ये ठीक है। हाँ सर, तो ये अर्थ है, वो प्लैनेट है, कोई भी जो भी होगा मुझे नहीं पता। इसका जो मास है अर्थ का, लेट अस से द मास ऑफ द अर्थ इज me,
एंड द मास ऑफ द प्लैनेट इज mp। अर्थ का मास me ले लिया, प्लैनेट का मास mp ले लिया। जो रिलेशन इज गिवन दैट द मास ऑफ द प्लैनेट हैज द डबल द मास ऑफ द अर्थ। सो रिलेशन क्या है कि मास ऑफ द प्लैनेट जो है वो 2 टाइम्स है मास ऑफ द अर्थ के। बहुत ही शानदार। अर्थ की डेंसिटी को रो ई से बोल दिया मैंने, प्लैनेट की डेंसिटी को रो पी से बोल दिया मैंने, और क्वेश्चन के हिसाब से डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ये दोनों बातें क्वेश्चन में गिवन है, दोनों बातें क्वेश्चन में गिवन है। एक आदमी है ना, आदमी है या कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, इसका वेट यहां पे W है, तो इस आदमी का जो वेट होगा यहां पे कितना होगा, यहां पे W डैश है जो कि मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्लैनेट पे आदमी का वेट कितना होगा ये बताना है। क्या करें? सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे जो फाइंड आउट करना है वो है कि कहीं फोर्स कितना लग रहा है इनके बीच में, है ना। इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, यहां पे देखो W इज इक्वल्स टू mg। m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका वेट अलग अलग हो जाएगा। सो इट विल बी m g मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। क्या बात है, क्या बात है ना। तो अर्थ पे जो वेट है वो आएगा g मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। यहां पे आओ, यहां पे दिखते W डैश जो बनेगा इट विल बी योर mg डैश, तो mg इंटू मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन इस प्लैनेट का रेडियस मुझे नहीं पता, रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर मुझे नहीं पता प्लैनेट का रेडियस कितना है। सो यहां पे बनेगा ये g m मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। चलो डे W डैश है ना। अब हमारा जो मेन टास्क है वो ये है कि मुझे देखो मास का रिलेशन तो पता है, मुझे मास का रिलेशन तो पता है, कैसे भी करके अगर मुझे रेडियस का रिलेशन भी पता चल जाए तो मेरा काम बन गया। तो हम क्या करते हैं, डेंसिटी से ही अपना दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी जो है वो है मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी अगर मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो मेरे बालकों मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे लिख दूं मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द प्लैनेट? मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द प्लैनेट बराबर हो जाएगा मास ऑफ द अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। मास ऑफ द प्लैनेट इज 2 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द प्लैनेट इज 4/3 टाइम्स ऑफ पाई रेडियस ऑफ द प्लैनेट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो यहां से देखा जाए तो मास ऑफ द अर्थ से मास ऑफ द अर्थ मर गया, 4/3 पाई से 4/3 भी मर गया, एंड द आंसर वी हैव इज 2 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। सो रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज एक्चुअली, ओह सॉरी मेरी गलती हो गई, यहां पे मैंने स्क्वायर लिख दिया, क्या क्यूब होगा भाई। हाँ समझ गया मैंने गलती कर दी है, सब सही कर देता हूं। सो रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 2⁻1/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। मिल गया रेडियस ऑफ द प्लैनेट भी। अब चलो पुट करो इसको वहां पे। हाँ तो इसको पुट करना है सुबह यहां पे जाके, इससे क्या मिलेगा, W डैश मिल जाएगा। इससे क्या मिलेगा मुझे, W डैश मिल जाएगा। लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। W डैश विल बी Gm मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। Gm 2 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, अरे मास ऑफ द प्लैनेट इज 2 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ, डिवाइड बाय 2 की पावर 1/3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर। सो 2 Gm me डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2/3 Re का स्क्वायर इज द W डैश। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द प्लैनेट इज W डैश, है ना। Gm me अपॉन Re का स्क्वायर, Gm me अपॉन Re का स्क्वायर, ये देखो क्या है ये, Gm me अपॉन Re का स्क्वायर, ये तो W होता है,
GMME/RE का स्क्वायर ये W होता है भैया, लिखो यहां पे 2 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 2/3 इंटू W। सो W डैश बन जाएगा 2 की पावर, ये ऊपर जाएगा 2 की पावर माइनस का 2/3 इंटू W। मल्टीप्लीकेशन में है, पावर में एडिशन हो जाता है, चलो भाई एडिशन कर देते हैं यहां पे, बट सर माइनस का साइन भी लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे इस बात का। 2 की पावर 1 प्लस माइनस का 2/3 इंटू W, 2 की पावर 1 माइनस का 2/3 W, 2 की पावर 1/3 W इज द वैल्यू ऑफ W डैश। So W dash कितना बनता है 2 की पावर 1/3 टाइम्स ऑफ W। दिस इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दैट प्लैनेट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन दैट पर्टिकुलर प्लैनेट इज गिवन बाय 2 की पावर 1/3 टाइम्स 2 की पावर 1/3 टाइम्स द वेट ऑफ देन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अर्थ पे उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसका 2 का पावर 1/3 टाइम्स है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द प्लैनेट। ऑप्शन में है कहीं पे, ये देखो 2 की पावर 1/3, फोर्थ ऑप्शन। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा और उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। नोट करना शुरू कीजिए इसको फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किया नोट सभी ने? पक्का? यहां पे आओ। ये भी नोट किया सभी ने? क्या बात है, बहुत ही शानदार। चलिए भाई, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, एंड द क्वेश्चन सेज इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज G। भाई अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो G है। द वर्क डन इन स्लोली लिफ्टिंग अ बॉडी ऑफ मास M फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ हाइट R इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ इज। तो भाई आपको बताना है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ बॉडी हैविंग अ मास ऑफ M। एक बॉडी जिसका मास M है, इसको लिफ्ट करके आपको लेके जाना है from the earth surface to a height R which is equal to the radius of the earth। समझो, मैं डायग्राम से समझा देता हूं ताकि तुम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सको। ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ का रेडियस बोला गया है इस बार R हो जाएगा, अर्थ का रेडियस R है। अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर लेके जाना है। कितना ऊपर लेके जाना है? तो अर्थ से R डिस्टेंस ऊपर इसको लेके जाना है। और ऑलरेडी अर्थ का रेडियस कितना बताया था तुम लोगों ने? हाँ, ऑलरेडी अर्थ का जो रेडियस तुम लोगों ने बताया था वो बोला था R। तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। और तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें उठाना है तो कुछ वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको कुछ काम करना पड़ता है। जैसे मम्मी बोलती है अपने को क्या कि भाई ये कपड़ों की बाल्टी जो है ये ऊपर उठा, छत पे ले जाके रखो तुम लोग जाके। तो तुम लोग क्या करते हो, है ना सर, हम बाल्टी उठाते हैं, फिर सीढ़ियां चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो तुम लोग, वो भी बाल्टी उठा के जा रहे हो, काम कर रहे हो ना तुम लोग, है ना। तो यहां पे भी इस बॉक्स को जिसका मास M है, ये बॉक्स जिसका मास M है, इसको उठा के तुम लोग अगेंस्ट द ग्रेविटी गए हो, तो तुमने कुछ काम किया है ना। कितना काम किया है तुमने? दिमाग लगाओ, कितना काम किया है तुमने? सोचो जरा। सोचा कुछ इसके बारे में? सोचा कुछ तुम लोगों ने इसके बारे में? सर थोड़ा सा सो टाइम दे दो सोचने का। सोच लिया होगा, है ना। अब मेरी बारी है सॉल्व कराने की। मैंने बोला कि सबसे पहले तो हम ये बात जानते हैं कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होता है वो माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन की बात नहीं करूंगा मैं, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन की बात नहीं करूंगा। मैंने वर्क डन किया है, सो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय मी। मैंने जो वर्क डन किया है वो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। सो वर्क डन बाय मी इज एक्चुअली माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। मैं जो काम कर रहा हूं ना वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में है। कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि ग्रेविटी। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? अरे कंजर्वेटिव फोर्स की मैं बात करूं सो वो कौन है? ग्रेविटी है भाई। और ग्रेविटी का काम क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे लाने का। मैं ऊपर ले जा रहा हूं,
ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे लेके आती है, मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, मेरा काम ग्रेविटी के अगेंस्ट है। सो वर्क डन बाय मी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस का डेल्टा यू होता है, इसलिए मेरा जो वर्क डन है वो डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ आई? तो जो मैंने काम किया है इट इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल। जो मैंने वर्क डन किया है इट इज इक्वल्स टू माइनस यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल। चलो भाई, अब फाइनल और इनिशियल की कहानी समझ आती है तुम लोगों को? नहीं आती है तो सोचो जरा क्या होगा। सर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में लिखा जाएगा जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द ब्लॉक अपॉन सेपरेशन कितना है भाई, आर प्लस आर 2r। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो यहां पे होगा जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द ब्लॉक अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन है r। इनिशियली सेपरेशन r था, फाइनली 2r हो गया। सो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा आप लोग। चलो करते हैं। अच्छा एक और चीज, पोटेंशियल एनर्जी जब आप लोग लिखते हो तो माइनस का साइन लगाते हो ना, तो कैसे भूल गए फिर? माइनस का आएगा साइन, याद रखा करो ऐसी बात को थोड़ा सा, है ना, काम की चीज है। तो मैंने जो वर्क डन किया है वो हो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल, बोले तो माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r माइनस माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r, और सॉल्व करा तो ये बनेगा g कैपिटल M स्मॉल m बाय 2r, और यहां पे माइनस का हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m बाय 2r। सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? सॉल्व करने पे बनता है g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। नहीं आया समझ? अरे फॉर्मूला पलट के देख लो एक बार, मेरे पे तो भरोसा है नहीं तुम लोगों को। फॉर्मूला देख लो तुम्हारे फॉर्मूला लिस्ट में, और नहीं बनाई तो तुम्हारी गलती है, क्योंकि मैं हमेशा हर लेक्चर में यही बात बोलता हूं, फॉर्मूला लिस्ट बहुत जरूरी है यार, उसको हल्के में मत लो। जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो मेक श्योर उसका एक फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, ताकि तुम्हें ऐसे टाइम पे जरूरत पड़ेगी उसकी फिर। चलो सर हमारा आंसर आ गया, वर्क डन जो होगा वो होगा जी कैपिटल M स्मॉल m बाय 2r। लेकिन सर यहां तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है, यहां पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, क्या करें अब हम लोग? क्या करें हम लोग? तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे, एक काम करते हैं, जी कैपिटल M बाय r, एक r से मल्टीप्लाई कर। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। मैंने बोला जो वर्क डन आ रहा है वो आ रहा है जी कैपिटल M स्मॉल r बाय 2, सॉरी जी कैपिटल M स्मॉल m बाय 2r। r से मल्टीप्लाई किया, r से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा जी कैपिटल M स्मॉल m r बाय 2r स्क्वायर। जरा इसको शफल कर लेते हैं, जी कैपिटल M बाय r स्क्वायर को अलग से लिखा इनटू m r बाय 2 को अलग से लिखा। भाई ये जो होता है ना, ये होता है स्मॉल g, बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो जी m r डिवाइडेड बाय 2 इज द वर्क डन। ये आंसर आ रहा है, जी m r डिवाइडेड बाय 2 इज द वर्क डन। सो वर्क डन आ रहा है जी एम आर बाई 2। क्या ऑप्शन में है ऐसी बातें? जी एम आर बाई 2 ये रहा सर, देखो पहला ऑप्शन जी एम आर बाई 2। हाँ ठीक है, एम जी आर बाई 2 बोल लो, कोई बात नहीं। समझ आई बात सारी? पक्का छाप लो फिर इसको जल्दी से। छापा सभी ने? इसको भी नोट करो, ये भी कर लिया नोट सभी ने? बहुत शानदार, समझ तो आया ही होगा तुम लोगों को, है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? अ पर्सन ब्रिंग्स अ मास ऑफ 1 kg फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ए। Initially the mass was at rest, but it moves with a speed of 2 meters per second as it reaches A. The work done by the person on the mass is minus का 3 joule. The potential at A is, A पे जो potential होगा minus का 3 joule per kg, minus का 2 joule per kg, minus का 5 joule per kg, या फिर none of these. Potential मांगा है उसने, पहली बात उसने जो मांगा है वो मांगा है potential, ठीक है? जो वर्क डन उस आदमी ने किया वो माइनस का 3 जूल है। सोचोगे जरा, दिमाग लगाओ, देखो क्या आंसर आता है इसका। चलो भाई किया ट्राई सभी ने। क्या बोलेंगे हम लोग कि सर एक आदमी है जो कि 1 kg का मास इंफिनिटी से किसी पॉइंट ए पे ला गया, तो मैंने मान लिया ये हमारा पॉइंट ए, ये कहीं दूर इंफिनिटी, और यहां से मास को लाया जा रहा है ए पॉइंट पे, इंफिनिटी से ए पॉइंट पे लाया जा रहा है। जब वो मास ए पॉइंट पे पहुंचा उसके पास स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड की।
जब वो मास जो कि 1 kg का था, अगर वो ए पॉइंट पे पहुंचता है, उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड। जब वो इंफिनिटी पे था वो मास, जब वो मास इंफिनिटी पे था तो वो रेस्ट पे था। जब वो मास इंफिनिटी पे था तो वो रेस्ट पे था, और जब वो ए पॉइंट पे आया तो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी। तो डेफिनेटली सी बात है, जब आप मास को इंफिनिटी से ए पॉइंट पे लेके आए तो आपने कुछ वर्क किया। हाँ सर, वर्क किया हमने कुछ। तो आपने जो वर्क किया वो -3 जूल है। क्वेश्चन में ऐसी बात बोली गई है। जब आपने एक मास को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आए तो आपने कुछ वर्क किया होगा उस मास पे, तो जो आपने वर्क किया वो -3 जूल है। अब यहां पे जब आप उसको इंफिनिटी से ए पॉइंट पे लेके आए तो उसमें पोटेंशियल में चेंज हुआ होगा। हम जानते हैं इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो मैं 0 ले लेता हूं। ए पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। इंफिनिटी पे पोटेंशियल जो होता है वो 0 ले लिया, और ए पॉइंट पे पोटेंशियल मुझे कैलकुलेट करना है, और वर्क डन जो है -3 जूल है। यार एक बात बताओ, जब मैं कॉन्सेप्ट लगाता हूं तो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा लूं मैं? अगर मैं कॉन्सेप्ट लगाता हूं तो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाता हूं, ठीक है। तो जो मैंने वर्क डन किया दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। लेकिन यहां पे जब आया तो यहां पे एक और एनर्जी साथ में आई, वो है काइनेटिक एनर्जी। जो मैंने वर्क डन किया वो बराबर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पर मैं जब यहां पे आया तो एक और एनर्जी साथ में आई, वो है काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने जो वर्क डन किया -3 जूल इज इक्वल्स टू फाइनल यहां पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी यू ए ले लिया, माइनस का यहां पे इन्फिनिटी पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी, प्लस का हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। सो -3 इज इक्वल्स टू यू ए, -0 प्लस का हाफ, मास जो है वो 1 kg का है, स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की है, सो 2 का स्क्वायर कर देंगे यहां पे। सॉल्व कर लीजिए इसको आगे और। सो -3 इज इक्वल्स टू यू ए प्लस का 2, सो यू ए कम्स आउट बी -5 जूल। ये हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली है ए पॉइंट पे। सॉल्व करो, 4/2 2 होता है, 4/2 2 होता है, ये 2 इधर आएगा, -2 बन जाएगा, -3 -2 -5 होता है। पोटेंशियल एनर्जी निकाली अभी हम लोगों ने, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना था? आपको तो सिर्फ पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। तो ए पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या करोगे? इसको पोटेंशियल एनर्जी को मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दोगे। पोटेंशियल एनर्जी -5 जूल है, मास हमारा 1 kg है, सो आपका आंसर जो बनता है बेटा वो बनता है -5 जूल पर kg। जो आपका आंसर बनेगा इट इज -5 जूल पर kg। तो यहां से जो पोटेंशियल आपने निकाला वो है -5 जूल पर kg। पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज -5 जूल पर kg। गॉट इट? सो -5 जूल पर kg मुझे सी ऑप्शन में मिल रहा है, सो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने? बढ़े आगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है? लेट V and E be the gravitational potential and the gravitational field at a distance r from the center of a uniform spherical shell. Consider the following two statements. पहला स्टेटमेंट कहता है the plot of the potential, ठीक है, the plot of the potential against r is discontinuous. सेकेंड ऑप्शन कहता है द प्लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड, माय मिस्टेक, द प्लॉट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड अगेंस्ट आर इज डिसकंटिन्यूअस। तो आपको बताना है क्या ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों करेक्ट है, क्या ए करेक्ट है बी गलत है, बी करेक्ट है ए गलत है, या फिर दोनों ही गलत है, ये आपको बताना है। जो भी बातें चल रही है यहाँ पे वो चल रही है एक स्फेरिकल शेल की, है ना। इट्स अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। तो यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के लिए आपको बताना है कि क्या सिनेरियो रहेगा। सोचो जरा, सोचा कुछ तुम लोगों ने? क्या बोलोगे? सर इफ इट इज अ स्फेरिकल शेल, तो मैंने यहां पे एक शेल बना लिया और शेल के अंदर हॉलो है भाई, है ना। शेल के अंदर जो होता है वो हॉलो होता है, एंड इफ इट इज अ हॉलो पार्ट तो डेफिनेटली सी बात है अंदर जो वैल्यू होगी ई का वो 0 हो जाएगा। अंदर जो वैल्यू है ई की वो 0 हो जाएगी। सरफेस पे कुछ और वैल्यू होगी, सरफेस पे जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी कितनी? GM बाय, इसका रेडियस लेट से कैपिटल R है तो इसका R² कर दिया। ये हमारे पास सरफेस पे वैल्यू आई। आउटसाइड पे जो आएगी वो आउटसाइड पे रहेगा GM बाय
स्मॉल आर का स्क्वायर, वेयर स्मॉल आर जो होगा यहाँ पे जैसे कि कोई पॉइंट पी है स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और स्फेरिकल शेल का मास कैपिटल एम है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो सरफेस पे है जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, आउटसाइड पॉइंट पे जी कैपिटल एम बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, और इनसाइड कितना था, जीरो था। इनसाइड कितना है, जीरो, क्योंकि अंदर कोई मास ही नहीं है, जो भी मास है वो सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर कोई मास नहीं है ना। ये हॉलो शेल की बात चल रही है, और अगर ये हॉलो शेल की हम बात कर रहे हैं तो यू नो बेटर कि अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, इसका एक ग्राफ बना लिया जाए, सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। एक मिनट को ग्राफ भी बना देते हैं उसका। अच्छा, क्या आप इसके साथ इसके पोटेंशियल का भी बना लें इक्वेशन? तो देखो सरफेस पे अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, इट इज गिवन बाय जी एम बाय आर। अगर मैं आउटसाइड बात करूं पोटेंशियल की, तो इट इज जी एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर, सॉरी नॉट आर स्क्वायर बट सिंपली आर। और अगर मैं इनसाइड की बात करूं, सो वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इनसाइड जो है वो फील्ड का वैल्यू जीरो है। शेल के अंदर फील्ड जीरो है, तो शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और वो वही रहेगा जो सरफेस पे होता था, यानी कि जी एम बाय आर। वही वैल्यू जो सरफेस पे रहती थी वही वैल्यू अंदर भी रहेगी। ये सिर्फ हॉलो स्फीयर के लिए डिफाइंड होती बातें। तो चलो इसी के बेसिस पे अगर मैं इसके फील्ड का और पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं, वैसे तो यहां पे माइनस का साइन भी आता है, आपको पता हो पोटेंशियल का कर्व जब आप बनाओगे तो माइनस के साइन के साथ लिखते हो इन सारी चीजों को, बट अभी मैं यहां पे माइनस का साइन कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बातें कर लेता हूं। तो मैग्नीट्यूड की बातें अगर हम करें, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। यहां पे ये है इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड, और यहां पे डिस्टेंस आ जाएगी, सो ये आर हो जाएगा, और दिस इज द वैल्यू ऑफ फील्ड। चलो भाई, इस जगह पे जो आर है वो रेडियस के बराबर है। इससे पहले आपने अगर देखा होगा तो ग्राफ जीरो था, यहां पे फील्ड जीरो थी, फिर यहां पे हमने थोड़ा सा लाइन आगे बढ़ा दी, और यहां से ग्राफ फिर ऐसा बनेगा, क्योंकि यहां पे ई आउटसाइड वाला पॉइंट हो जाएगा, ये ई इनसाइड वाला पॉइंट हो जाएगा, एंड दिस इज द पार्ट फॉर ई सरफेस। ये जो है यहां पे, इधर देखो, आप यहां पे देख सकते हो, दिस इज द पॉइंट फॉर ई सरफेस। जी एम बाई आर स्क्वायर, इसके आगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो हमने यहां पे इसको डिफाइन किया। ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है। आप देख सकते हो कि जो ग्राफ है पहले नीचे की तरफ बन रहा था, ग्राफ जो है पहले वो नीचे की तरफ बना ऐसे यहां पे, उसके बाद ग्राफ मैंने यहां पे बनाया। मतलब आप समझ रहे हो कि ग्राफ जो है वो कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ है। सो यहां पे जो ग्राफ हो जाएगा वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस है। सिमिलरली अगर मैं पोटेंशियल का और आर का भी ग्राफ बना लूं तो ग्राफ कैसा बनेगा? अगर मैं एक तरफ पोटेंशियल और एक तरफ आर ऐसा ग्राफ बना लूं तो ग्राफ कैसा बनने वाला है? सो ये मैंने आर का ग्राफ बनाया और ये मैंने बनाया है पोटेंशियल वी का ग्राफ। ठीक है, तो पोटेंशियल और आर का ग्राफ जब आप बनाओगे तो आप भी जानते हो एक इनसाइड वाला पॉइंट आएगा, एक आउटसाइड वाला पॉइंट आएगा और एक सरफेस वाला पॉइंट आएगा। तो यहां पे स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। और इससे पहले आप देखो तो थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेते ऊपर। हाँ, तो ग्राफ बनाना शुरू करते हैं इसका। तो इनसाइड के लिए तो वी इनसाइड वही होगा जो सरफेस पे होता था, उसके बाद फिर ग्राफ फिर से ऐसे जाएगा। सो मैं डिफाइन कर देता हूं कहां कहां पे क्या था। यहां पे था वी इन जो कि वी सरफेस के बराबर है, विच इज गिवन बाय जी एम बाय आर। और यहां पे जो पोटेंशियल है वी आउट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो यहां पे ग्राफ ऐसा बनेगा। देखा, तो यहां पे पहले इतना सा पार्ट बना, फिर ग्राफ टूट गया, फिर ऊपर से शुरू हुआ। यहां पे इतना सा पार्ट बना और कॉन्टिन्यूटी में ही जा रहा है। तो ये जो ग्राफ हमें मिल रहा है वो कैसा मिला? कॉन्टिन्यूअस है। ये ग्राफ लगातार चलता जा रहा है, कहीं पे रुका नहीं।
ये जो ग्राफ मुझे मिला है वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, वो डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है। स्पेलिंग वगैरह मैं कहीं गलत लिख दूं तो मुझे माफ करना, है ना। कॉन्टिन्यूअस, NUOUS, पहले मैंने सही लिखा था, हे भगवान क्या हो गया, NUOUS, NUOUS, ठीक है, हो गया ना। चलो भाई, तो यहां पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने फील्ड का ग्राफ बनाया और ये पोटेंशियल का ग्राफ बनाया है। फील्ड का ग्राफ जो है वो डिसकंटीन्यूअस चल रहा है, लेकिन वहीं पे अगर मैं पोटेंशियल की ग्राफ की बात करूं तो पोटेंशियल का जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूअस है मेरे पास। सो डेफिनेटली सी बात है, मैं बोल सकता हूं कि द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल इज डिसकंटीन्यूअस। बिल्कुल गलत बात बोली उसने, द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल अगेंस्ट आर इज डिसकंटीन्यूअस, बिल्कुल गलत बात है सर। द प्लॉट ऑफ फील्ड अगेंस्ट आर इज डिसकंटीन्यूअस, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या बोलेंगे, बी इज करेक्ट बट ए इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट बट ए इज रॉन्ग। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन आई, बी इज करेक्ट बट ए इज रॉन्ग, एंड इट इज द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन बेटा। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन थर्ड जो है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किया नोट सभी ने? और इसके आगे ये जो ग्राफ है ये भी नोट करना है, इंपॉर्टेंट है भाई ये ग्राफ भी हमारे लिए, ये भी कर लिए नोट, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 जो हमसे कह रहा है कि आपको बताना है कि V and E represents the gravitational potential and the field at a distance r from the center of a uniform solid sphere। इस बार solid sphere की बातें कर रहे हो, ठीक है। कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स, आपको दो स्टेटमेंट्स कंसीडर करने। द प्लॉट ऑफ V अगेंस्ट R इज डिसकंटिन्यूअस, द प्लॉट ऑफ E अगेंस्ट R इज डिसकंटिन्यूअस। तो बताइए जरा, A गलत है, B गलत है, या दोनों गलत है, या दोनों ही सही है? सोचो, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं इस बार। ये सोच लिया क्या होगा? अच्छा याद करो, जब एक सॉलिड स्फीयर की बात होती थी तो यहां पे कहानी में ट्विस्ट आया था इनसाइड पॉइंट पे। जब भी मैं बात करता था एक सॉलिड स्फीयर की, याद होगा तुम लोगों को तो, कि जब किसी भी सॉलिड स्फीयर की बातें होती थी, जब भी किसी सॉलिड स्फीयर की बात होती थी तो इनसाइड पॉइंट चेंज होता था, बाकी सरफेस पे वही सारी बातें चल रही थी। मैं आउटसाइड की बात करता था तो आज भी वही फॉर्मूला आएगा, GM/R स्क्वायर, क्योंकि कोई भी पॉइंट P जो होता था वो सेंटर से R डिस्टेंस पे होता था। फिर सरफेस की बात करूं तो सरफेस का रेडियस R था, तो यहां से E सरफेस पे जो हम डिफाइन करते थे ये होता था GM/R स्क्वायर। और ए इनसाइड वाले पॉइंट पे आपको याद हो तो इनसाइड वाले पॉइंट पे हमने लिखा था GMX डिवाइडेड बाय R क्यूब। x क्या था? जिस भी डिस्टेंस पे आप बात करोगे वो x होता था, जिस भी डिस्टेंस पे आप बात करोगे वो x होता था। यानी कि सेंटर से किसी x डिस्टेंस पे आपने कोई पॉइंट P ले लिया ना, या x ले लिया, तो इस पॉइंट x पे हमें, या फिर लेट्स से पॉइंट S ले लीजिए, तो S पॉइंट पे अगर आपको फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है जो कि x डिस्टेंस पे, तो ये फॉर्मूला बनता था। पोटेंशियल के लिए भी वही कहानी थी, बस एक थोड़ा सा ट्विस्ट आया था, याद हो आप लोगों को। तो GM/R स्क्वायर तक तो कहानी चल रही थी, उसके बाद इसमें एक और फॉर्मूला लगाया था, R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करके, कि पावर में 3/2 कुछ आता था, है ना। इक्वेशन वैसे पूरी डेराइव करनी पड़ेगी, बट कोई बात नहीं, अभी यहां तक समझो इस बात को। तो अगर मैं सबसे पहले ग्राफ बनाऊं फील्ड का, है ना, सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूं फील्ड का, तो आप देख सकते हो इनसाइड में फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल है x के, इनसाइड फील्ड जो है प्रोपोर्शनल है R के। x नहीं समझ आता है तुम लोगों को, R तो समझ आता है ना, लो भाई R बना लेना, यहां पे इनसाइड पॉइंट पे है ना, से क्लियर रहेगी चीजें आपको। ये R डैश ले लो, इसको R डैश, इसका ग्राफ बनाए हम लोग। चलो भाई इसका ग्राफ बना लेते हैं, इसी में मैं ऐड ऑन कर देता हूं। तो यहां पे GM/R स्क्वायर, GM/R स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस पार्ट को मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इधर भी मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ यहाँ से। चलो कॉन्टिन्यूस भी हटा देता हूँ, बाकी से ये सेम ही रहेगी अपनी, ठीक है।
बाकी चीजें सेम रहेगी। देखो भाई यहां पे जो ग्राफ होगा इनसाइड वाला जो है, इनसाइड वाला प्रोपोर्शनल है आर डैश के। सो मैं क्या लिखूंगा यहां पे कि जो ई इनसाइड था वो प्रोपोर्शनल था आर के, वो प्रोपोर्शनल था आर के। देखो ना प्रोपोर्शनल है आर के, प्रोपोर्शनल है आर के। तो हमारा ग्राफ ये बन रहा है, कैसा ग्राफ है? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बन रही है। कैसा ग्राफ बनाइए? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ बनता था सॉलिड स्फीयर के लिए। ये वाला ग्राफ बना रहे हैं हम लोग सॉलिड स्फीयर के लिए। किसके लिए ग्राफ बना ये वाला? सॉलिड स्फीयर के लिए। फिर अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूं तो पोटेंशियल में तुम्हें पता है इस बार कांस्टेंट तो होगा नहीं, क्योंकि अंदर फील्ड है। इस बार अंदर फील्ड है तो अंदर पोटेंशियल फिर चेंज हो जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल चेंज होता है तो यहां पे जो ग्राफ बनता है, मैं सीधा तुम्हें ग्राफ पे ले आता हूं, क्योंकि इसका मैं बता चुका हूं कि यहां पे एक पैराबोलिक कर्व बनता है। याद हो तुम्हें तो एक पैराबोलिक कर्व बनता है यहां पे। ठीक है, सो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो v इनसाइड होता है प्रोपोर्शनल था वो x स्क्वायर के या फिर r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल करके कुछ कर सकता हूं, इससे कि पैराबोलिक कर्व बनता है। माइनस का r स्क्वायर होता था बेसिकली, माइनस का r स्क्वायर था वहां पे। अगर आपको इक्वेशन याद हो सो माइनस का r स्क्वायर होता था, तो हमने एक पैराबोलिक कर्व बना दिया उसमें। ठीक है, डिक्रीजिंग फॉर्म में है पैराबोलिक कर्व यहां पे। तो ये सरफेस वाला पॉइंट आ जाता है भाई, यहां पे सरफेस की बातें हैं। तो एट दिस पॉइंट वी हैव v सरफेस, ठीक है, यहां पे भी ई सरफेस होगी। बहुत शानदार। तो आप उस ग्राफ को देखिए तो वो भी कैसा दिख रहा है? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ दिख रहा है। ये भी ग्राफ कैसा दिख रहा है? कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। तो दोनों ही ग्राफ मुझे यहां पे कॉन्टिन्यूअस दिख रहे हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। तो सॉलिड स्फीयर के लिए अगर दोनों ही ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है तो क्या बोलूं मैं यहां पे? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स, क्योंकि बोल रहा है द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल अगेंस्ट आर, प्लॉट ऑफ पोटेंशियल अगेंस्ट आर इज डिसकंटिन्यूअस। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। द प्लॉट ऑफ फील्ड अगेंस्ट आर इज डिसकंटिन्यूअस, ये भी बहुत गलत बात है। मैंने दोनों ही ग्राफ को देखा, दोनों ही ग्राफ मुझे कॉन्टिन्यूअस नजर आ रहे हैं, तो मैं नहीं बोलूंगा कि भाई डिसकंटिन्यूअस है। नहीं, कॉन्टिन्यूअस है यार दोनों। सो बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट करो जल्दी से। किया नोट सभी ने? पक्का? यहां पे आ जाइए, यहां पे आके ग्राफ भी बनाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। किया नोट सभी ने? ये भी पक्का? वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हम लोगों से? टेक द इफेक्ट ऑफ बल्जिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स रोटेशन इन अकाउंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो भाई यहां पे एक तो बल्जिंग ऑफ अर्थ और उसके रोटेशन को कंसीडर करते हुए चले, तो कुछ स्टेटमेंट है यहां पे जो दिए गए हैं, उसको आप कंसीडर कीजिए। पहला स्टेटमेंट बोलता है देयर आर पॉइंट्स आउटसाइड द अर्थ वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू इट्स वैल्यू एट द इक्वेटर। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि अर्थ के बाहर है बेसिकली। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे आपको पता है जी का वैल्यू क्या होता है, लेकिन उन्होंने बोला है अर्थ के बाहर कुछ एक पॉइंट्स है जहां पे वैल्यू ऑफ जी जो है वो इक्वल होगा टू द वैल्यू एट द इक्वेटर। सेकेंड पार्ट जो बोलता है वो बोलता है देयर आर पॉइंट्स आउटसाइड द अर्थ वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू इट्स वैल्यू एट द पोल्स। ठीक है, तो इसमें से बताना कि ए और बी करेक्ट है, ए करेक्ट है, बी गलत है, बी करेक्ट है, ए गलत है, या फिर दोनों ए और बी ही गलत है। सोचो जरा, दिमाग लगाओ, देखो क्या आंसर आता है इसका। सोचा कुछ इसके बारे में? क्या बोल रहे वो कि भाई अगर आप बल्जिंग ऑफ अर्थ को या फिर रोटेशन को आप कंसीडर करते हो तो क्या होगा? तो हम जब अगर रोटेशन को कंसीडर कर रहे हैं सर, तो हम ये बात जानते हैं कि जो वैल्यू ऑफ जी होता है पोल्स पे वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर, है ना। तो जी एट द पोल इज ग्रेटर देन जी एट द इक्वेटर, ये वाली बात सभी जानते हो। ये क्यों होता है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऐसी बातें हो रही है। अर्थ के रोटेशन के कारण यहां पे ऐसी बातें होती है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऐसी बातें होती है। बहुत बढ़िया, शानदार। अब ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऐसी बातें हो रही हैं, तो आपसे एक बात बोली जा रही है देयर आर पॉइंट आउटसाइड द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू इट्स वैल्यू एट द इक्वेटर। सर देखो, पोल पे जो वैल्यू ऑफ जी आएगा वो है मैक्सिमम वैल्यू, है ना।
जी का जो वैल्यू पोल पे मुझे मिल रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। अब अगर अर्थ से कहीं बाहर जाते हो तो इससे ज्यादा वैल्यू मिलना पॉसिबल नहीं है। खुद ही सोचो ना, मतलब कि सर खुद ही सोच रहे इस बात को हम लोग। हम ये बात जानते हैं कि जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। जैसे जैसे हाइट पे जाओगे द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। जी का सबसे ज्यादा वैल्यू कहां होता है? इक्वेटर पे होता है। तो क्या हमारे पास अर्थ के बाहर कोई एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पे द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू इट्स वैल्यू एट द इक्वेटर? हाँ, हो सकता है सर, हो सकता है। मान लो मैं यहां पे कहीं पे हूं, है ना, सोचने वाली बातें हैं सारी। मान लो मैं यहां पे कहीं पे हूं, यहां से मैं ऊपर गया, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे अगर मैं सरफेस पे रहूंगा, अगर मैं इस पॉइंट पे अगर सरफेस पे रहा तो यहां पे जो भी वैल्यू ऑफ जी होगा वो इक्वेटर से तो ज्यादा होगा। पॉइंट पी पे, या फिर पॉइंट पी ना लेके मैं यहां पे पॉइंट ए ले लेता हूं, तो ए पॉइंट पे जो वैल्यू ऑफ जी है वो डेफिनेटली इक्वेटर से तो ज्यादा ही होगा, जी ए ग्रेटर देन जी ई। लेकिन जी ए जो है वो पोल से कम होगा, ए का वैल्यू पोल से कम होगा। ए का वैल्यू इक्वेटर से ज्यादा होगा लेकिन ए पे जो वैल्यू ऑफ जी है वो पोल से कम होगा। अगर मैं हाइट पे जाता हूं थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा हाइट पे जाता हूं तो यहां से मैं ऊपर की तरफ जाने लगा। भाई जैसे मैं हाइट पे जा रहा हूं तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। वी नो बेटर कि जैसे जैसे हाइट पे जाते जाओगे तो जी का जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है। और अगर जी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होकर किसको मैच करवा सकता है? वो पोल को या फिर इक्वेटर को। सर जी ई से बड़ा है, अगर ऊपर जाओगे तो जी का वैल्यू डिक्रीज होगा। जी ई से बड़ा है, ऊपर जाने से जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो किसके बराबर हो सकती है? इक्वेटर वाले के बराबर हो सकती है। समझो इसको, लेवल से समझते हैं, है ना। लेवल से कैसे समझते हैं? यहां पे है वैल्यू ऑफ जी एट द पोल्स, यहां पे है वैल्यू ऑफ जी एट द ए पॉइंट, और यहां पे है वैल्यू ऑफ जी एट द अर्थ। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज। जैसे जैसे हाइट पे जाओगे तो वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज। ए पॉइंट पे देखते हैं हम लोग, ए पॉइंट से मैं हाइट पे जाने लगा तो जी का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होके वो कहां तक जा सकता है? क्या वो पोल की वैल्यू को मैच करेगा? नहीं सर, डिक्रीज हो रहा है मतलब ये डिक्रीज, इसको नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ। डिक्रीज हो रहा है मतलब ये वैल्यू नीचे आएगी। भाई नीचे आके किसको मैच करा सकती है? पोल वाले के साथ या फिर इक्वेटर वाले के साथ? मैंने देखा कि सर नीचे आके हो सकता है एक ऐसी जगह मिले जहां पे जी ए और जी ई दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि हाइट पे जाने से द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज। और अगर जी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होके वो इक्वेटर वाली वैल्यू से मैच बना सकता है, ना कि पोल वाले के साथ। अगर जी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा होता, अगर जी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा होता तो इंक्रीज होते होते एक ऐसा पॉइंट आता जहां पे वो अपनी वैल्यू को पोल से मैच करा पाता। लेकिन जी डिक्रीज हो रहा है ना कि इंक्रीज। अगर वो डिक्रीज होता है तो वो इक्वेटर से मैच कराएगा, अगर वो इंक्रीज होता है तो पोल से मैच करता। लेकिन हाइट पे जाने से तो जी डिक्रीज होता है ना कि इंक्रीज, इसलिए इंक्रीज वाली पिक्चर घटा दो। ऐसे समझ लो बात को। देयर आर पॉइंट आउटसाइड द अर्थ। मान लो यहां पे मैं पहुंच गया, इस पॉइंट पे मान लो यहां पे मैं पहुंच गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैंने बोल दिया बी वाला पॉइंट है ये। सो एट पॉइंट बी पॉइंट पे द वैल्यू ऑफ जी विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी ई। द वैल्यू ऑफ जी विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर। जैसे जैसे मैं हाइट पे जाने लगा, ए से गया मैं बी पे, ए से गया मैं बी पे, ए से बी जाते जाते वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो जाएगी। भाई डिक्रीज होके किससे मैच करेगी वो? इक्वेटर वाले से या पोल वाले से? सर उसकी वैल्यू ऑलरेडी इक्वेटर से ज्यादा है, इसकी वैल्यू जी ए जो है ऑलरेडी इक्वेटर से ज्यादा है, तो वो डिक्रीज होके इक्वेटर वाली से मैच कर सकता है ना कि पोल वाली से। देयर आर पॉइंट आउटसाइड द अर्थ वेयर द वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द इक्वेटर। पॉसिबल है ये पॉसिबल है। There are point outside the earth where the value of g is equal to the value at the pole। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पोल पे ऑलरेडी g का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है। पोल पे वैल्यू ऑफ g सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे तुम हाइट पे जाते जाओगे g का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हाइट पे जाते जाओगे g का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। और भाई जब डिक्रीज हो रहा है ना वैल्यू, तो वो पोल से कैसे मैच कर सकता है? पोल ऑलरेडी उससे बहुत आगे था। पोल का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी ए से ज्यादा है, वो डिक्रीज होके पोल से मैच नहीं कर सकता, बट वो डिक्रीज होके इक्वेटर से जरूर मैच कर सकता है। तो आपको पता है वैल्यू ऑफ जी एट द पोल इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर। तो पोल और इक्वेटर के बीच में एक पॉइंट ले लिया मैंने, पोल और इक्वेटर के बीच एक पॉइंट लिया, मैंने बोला भैया इस पॉइंट पे द वैल्यू ऑफ जी होगा वो इक्वेटर वाली से ज्यादा होगा, इस पॉइंट पे जो वैल्यू ऑफ जी होगा वो पोल वाले से कम होगा।
है ना? तो मतलब पोल से कम है, इक्वेटर से ज्यादा है। अगर ये वैल्यू कम होती है तो किसको मैच करेगी जाके? अगर ये वैल्यू कम होती है तो किसको मैच करेगी? पोल से या फिर इक्वेटर से? तो सर इसको घटाओगे तो इक्वेटर से मैच करेगी जाके। तो जैसे जैसे मैं हाइट पे जाने लगा मुझे एक पॉइंट मिला बी, एक पॉइंट मिला बी। इस बी पॉइंट पे मैंने देखा तो जी का वैल्यू जो है वो उतना ही आ रहा है जितना इक्वेटर पे होता था। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है बस ये, है ना? तो यहां पे अर्थ से बाहर कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पे वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू द वैल्यू एट द इक्वेटर, हो सकता है। लेकिन अर्थ से बाहर कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे वैल्यू ऑफ जी पोल के बराबर हो जाए, क्योंकि अर्थ से बाहर जाते जाते जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ए इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो कहता है स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट बी जो है वो रॉन्ग है। समझ आ गई सारी बातें? छाप लो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट सभी ने? समझ आती होगी ना सारी बातें? सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। वैसे रॉकेट वाली बातें आएंगी अभी आगे, है ना? तो अभी साइंस वो वाली नहीं लगाएंगे, बस साइंस अपनी ग्रेविटेशन वाली चलेगी, बट रॉकेट वाले क्वेश्चन भी आएंगे अभी। द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। भाई अर्थ की कोई सैटेलाइट है और वो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, तो बताओ जरा उसका जो टाइम पीरियड होगा वो किसके इंडिपेंडेंट है? मास ऑफ द सैटेलाइट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, नन ऑफ देम, या फिर बोथ ऑफ देम? सोचो भाई, सोचो जल्दी से। बहुत सिंपल सवाल था यार ये तो। एक प्लैनेट जिसका नाम अर्थ था, जिस पे हम लोग रहते थे, है ना? सो दिस इज योर अर्थ एंड इसके यहां पे एक सैटेलाइट मैंने बना दी। सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ये सैटेलाइट का ऑर्बिट हो गया। मान लीजिए कि अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है वो है r। ठीक है, सैटेलाइट के पास एक ऑर्बिटल स्पीड होगी, लेट्स से vo। दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। तो अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात कर लूं तो यू नो बेटर, टाइम पीरियड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये हो जाएगा डिस्टेंस 2πr डिवाइडेड बाय vo। ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला gm बाय r, वेयर m इज द मास ऑफ द प्लैनेट जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है। m इज द मास ऑफ प्लैनेट जिसके चारों तरफ वो सैटेलाइट घूम रही है। मास ऑफ प्लैनेट, m क्या है भाई? मास ऑफ द प्लैनेट है। लिखो वहां पे, सो 2πr डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ gm बाय r। ये अपॉन में ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 2πr अंडर रूट ऑफ r डिवाइडेड बाय gm। टाइम पीरियड बन जाएगा 2π, r को अंदर भेज दीजिए, अंडर रूट ऑफ r क्यूब डिवाइडेड बाय gm। लीजिए भाई, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना। देख लीजिए टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पे। r क्या है? रेडियस है इस ऑर्बिट का। ऑर्बिट मतलब वो रास्ता जिस पे सैटेलाइट घूम रहा है या घूम रही है, ठीक है, वो रास्ता जिस पे सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रही है, उसका जो रेडियस है वो r है। सो टाइम पीरियड r पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है। भाई प्लैनेट का मास है कैपिटल M यहां पे। सो टाइम पीरियड मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता? सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता। उसको कोई लेना देना नहीं है सैटेलाइट का मास कितना होगा कितना नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की, सो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। किया नोट सभी ने? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन 11 क्या बोलता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मून अर्थ सिस्टम इज यू विथ जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मून विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज के। तो आपको बताना है कि यहां पे, अच्छा 3 ही ऑप्शन दिए क्या? ओहो, अब चलो एक चौथा ऑप्शन मैं बता देता हूं यहां पे।
none of these. ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमने भी लिख दिया खुद का, none of these. तो आपको पता ना भाई, पोटेंशियल एनर्जी अर्थ मून सिस्टम का जो है वो U है. पोटेंशियल एनर्जी अर्थ मून सिस्टम का जो है वो है U, और जो काइनेटिक एनर्जी है अर्थ मून सिस्टम का वो है K. तो आपको U और K में रिलेशन बताना है विद जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट द इन्फिनिट सेपरेशन. ये तो बहुत बकवासी बात बोल दी उन्होंने. चलो भाई दिमाग लगाओ एक बार, सोचो जरा, फिर मैं बताता हूं क्या करना है इस क्वेश्चन में. हो गया? तो अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहां पे लिखा G मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाय मून और अर्थ के बीच का सेपरेशन. R ले लिया मैंने, बना देता हूं, डायग्राम भी बना देता हूं. अर्थ और यहां पे मैं बना देता हूं मून. ठीक है, अर्थ और मून के बीच का जो सेपरेशन है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करना, ये R हो जाएगी. यहां पे इसका मास हो जाएगा कैपिटल M, इसका मास हो जाएगा स्मॉल m. तो हमारी इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि मजा आ जाए देखने में भी. सो पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R. अर्थ का मास कैपिटल M हो जाएगा, मून का मास स्मॉल m हो जाएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहा हूं, वैसे तो माइनस का साइन भी साथ में आता है, बट उन्होंने बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही फोकस कर रहा हूं, अभी माइनस के साइन को नहीं लगाऊंगा. काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मून का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ mv² होगा. मून की ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी? मून जो है अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, भावनाओं को समझना. मून के पास कुछ ऑर्बिटल स्पीड होने वाली है, लेट्स से v, एंड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द मून इज गिवन बाय, since v is equals to अंडर रूट ऑफ g इंटू मास ऑफ द प्लैनेट जिसके चारों तरफ घूम रहा है, डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम. ये ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है. किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करनी है तो अंडर रूट ऑफ g इंटू मास ऑफ द प्लैनेट जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है, डिवाइडेड बाय डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन देम. मून भी तो अर्थ का एक सैटेलाइट है, मून भी तो अर्थ के एक सैटेलाइट है. तो भाई मून के लिए हम डिफाइन करेंगे g इंटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन. ये ऑर्बिटल स्पीड होगी. इस ऑर्बिटल स्पीड को अगर आप वहां पुट करोगे देन यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी एज हाफ ऑफ m इंटू v का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ gm बाय r का स्क्वायर, gm बाय r का स्क्वायर. चलो जी, बहुत अच्छी बात है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट बी k इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ स्मॉल m, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, gm डिवाइडेड बाय r. सो काइनेटिक एनर्जी बनती है g स्मॉल m कैपिटल M बाय 2r. तुम्हारे सामने पोटेंशियल एनर्जी भी है, तुम्हारे सामने काइनेटिक एनर्जी भी है. समझदार हो, समझदारी दिखा दोगे अपनी और साफ साफ बोल दोगे कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है. सो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी. मुझे लगता है यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है. तो क्या आप लोग भी मेरे से सहमत हैं? क्या आप लोग भी बी ऑप्शन पे ताला लगाएंगे? अगर लगा रहे हैं तो जल्दी से ताला लगाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. हो गया? अरे कितना इजी क्वेश्चन था यार ये. एनीवेज क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? फिगर शोज द इलिप्टिकल पाथ ऑफ अ प्लैनेट अबाउट द सन. किसी भी प्लैनेट का इलिप्टिकल पाथ यहां पे शो किया गया है. द टू शेडेड पार्ट हैव इक्वल एरिया. भाई कितनी प्यारी बात बोली है कि जो शेडेड पार्ट है दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा. दोनों शेडेड पार्ट्स का एरिया बराबर है. If T1 and T2 be the time taken by the planet to go from A to B. भाई A से लेके B तक जाने में टाइम लगा है T1 और C से D तक जाने में टाइम लगा है T2. तो आपको T1 T2 में रिलेशन बताना है. यार ये क्या पूछ लिया. अगर तुम्हारे पास कैपलर अंकल का ज्ञान है तो तुम तो बस देखते ही टिक लगा देना.
हाँ जी, कैपलर अंकल की बातें याद करो। कैपलर अंकल ने क्या बोला था? प्लैनेटरी लॉ बोला था। पहला लॉ क्या बोला था? कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, जिसमें कि सन किसी एक फोकस पे लाई करेगा। तो देखो जरा, इलिप्टिकल पाथ है, सन किसी एक फोकस पे। पहली बात बिल्कुल सही बोली अंकल। कैपलर अंकल ने दूसरी बात जो बोली थी, वो बोली कि जो रेडियस वेक्टर होता है प्लैनेट का, किसी भी प्लैनेट का जो रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जो सन से प्लैनेट को जोड़ रहा है, वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को स्वाइप करेगा। यही बात बोली थी। द एरिया, द रेडियस वेक्टर ऑफ अ प्लैनेट विल स्वाइप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। भाई इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल एरिया को कवर करता है। यानी कि ए से बी, अगर एरिया ऑफ ए बी, अगर एरिया ऑफ ए बी बराबर है एरिया ऑफ सी डी के, एरिया ऑफ ए बी अगर बराबर है एरिया ऑफ सी डी के, तो मैं ये बात बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, कि यहां पे जो T1 T2 होगा वो बराबर होगा अकॉर्डिंग टू कैपलर्स लॉ। कैपलर लॉ यही कहता है कि जो भी प्लैनेट का रेडियस वेक्टर हो जाएगा, यहां पे कोई प्लैनेट है उसका रेडियस वेक्टर ये है, तो वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। तो एरिया इक्वल है, क्वेश्चन में बोला है, तो इनको कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो सेम होगा। यानी कि एरियल वेलोसिटी किसी भी प्लैनेट की जो होती है वो फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है। इसको क्या बोलेंगे? सेम एरिया कवर कर रहे हैं इसलिए इसको एरियल वेलोसिटी कह देते हैं। तो किसी भी प्लैनेट के लिए जब उसकी एरियल वेलोसिटी डिफाइन करोगे तो वो कांस्टेंट आती है, यानी कि वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को कवर करती है। ये तो कैपलर्स लॉ से पता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट अगर तुम्हें पता है तो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है यार इसमें, इससे ज्यादा इसमें लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको ज्यादा फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर लिया कवर सभी ने? बहुत अच्छे से नोट किया होगा, है ना? ओके। 11 क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन 13 बोलता है, अ पर्सन सिटिंग ऑन अ चेयर इन अ सैटेलाइट फील्स वेटलेस बिकॉज। भाई किसी भी सैटेलाइट में एक आदमी अगर कुर्सी पे बैठा हुआ है तो वो आदमी वेटलेसनेस की कंडीशन, वेटलेस की कंडीशन में आता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों उस आदमी को वेटलेस फील हो रहा है? बिकॉज पहला ऑप्शन बोलता है द अर्थ डज नॉट अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट इन अ सैटेलाइट। सैटेलाइट में अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करता है। द नॉर्मल फोर्स बाय द चेयर ऑन द पर्सन बैलेंसेस द अर्थ अट्रैक्शन। सुन के अच्छा लग रहा है सर ये वाला, है ना? द नॉर्मल फोर्स इज 0 एंड द पर्सन इन सैटेलाइट इज नॉट एक्सेलरेटेड। क्या बोलते हो तुम लोग? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोचा? कुछ सोच लिया? चलो एक आदमी बनाते हैं जो सैटेलाइट में किसी कुर्सी पे बैठा हुआ है। सो ये रही सैटेलाइट। अगर कोई आदमी सैटेलाइट में है तो वो वेटलेस फील करता है। क्यों? ये इसका मैं ऑर्बिट बना लेता हूं सैटेलाइट का। ये आदमी है इसके अंदर, ये आदमी वेटलेस फील करता है। क्यों? क्योंकि सर अंदर है अर्थ और ये अर्थ क्या कर रही है? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और आदमी क्या है? एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है। आप देख सकते हो ये जो सैटेलाइट है वो एक्सेलरेट कर रही है। सैटेलाइट के पास एक एक्सेलरेशन है। तो आदमी के ऊपर एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस आदमी के ऊपर जो है वो क्या लग रहा है? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसे, अच्छा ऐसे नहीं समझ आता तुम्हें आदमी? सर आदमी ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे होगा आदमी? चलो इस आदमी के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो सर mg, सैटेलाइट पे खड़ा है या फिर कुर्सी पे बैठा है तो नॉर्मल n, और एक mv²/r। यही होता है और यही होता है ना? अब अगर ये आदमी सैटेलाइट में है तो इस आदमी को वेटलेस फील होता है बिकॉज इसका नॉर्मल 0 हो चुका है। नॉर्मल 0 क्यों हो गया सर? क्योंकि mg और mv²/r बराबर हो जाते हैं। इन सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको क्या कर देता है? बैलेंस करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करता है, जिसके कारण, बिकॉज ड्यू टू
विच नॉर्मल जो होता है बेचारा हमारा वो 0 हो जाता है, जो हमारा नॉर्मल होता है वो 0 हो जाता है, एंड द जो भी आदमी बैठा हुआ है एंड दस person sitting inside feels weightless, ठीक है। तो क्या बोला, सैटेलाइट में mg mv²/r के बराबर होता है, जिसके कारण नॉर्मल 0 हो जाता है। यह सैटेलाइट की हालत है भाई, ऐसे ही होता है सैटेलाइट में हमेशा ऐसे ही होगा। आप ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ का, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो बैलेंस कर देता है, जिसके कारण नॉर्मल 0 हो जाता है और जो आदमी है वो वेटलेस फील करता है। तो नॉर्मल जो होगा वो 0 होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे नॉर्मल बैलेंस नहीं कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। क्यों आया सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? क्योंकि सैटेलाइट क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों आया? वाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वाई सेंट्रीफ्यूगल। तो भाई सीधा सा फंडा है कि आदमी जो है एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, बिकॉज द सैटेलाइट इज एक्सेलरेटिंग, बिकॉज सैटेलाइट इज एक्सेलरेटिंग। सैटेलाइट जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, जिसके कारण आदमी जो है एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है। सैटेलाइट जो है एक्सेलरेट कर रही है और ये आदमी एक एक्सेलरेटिंग सैटेलाइट के अंदर बैठा है, यानी कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठा है। और जब कोई एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है कि नहीं आता है? आता है सर, बहुत ही शानदार। तो सैटेलाइट पे तो सेंटर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सैटेलाइट पे लग रहा है, आदमी पे नहीं बता रहा हूं मैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सैटेलाइट पे लगता है, ना कि आदमी पे। आदमी पे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। चलो भाई, तो यहां पे नॉर्मल फोर्स होता है वो 0 हो जाता है, और जिसके कारण आदमी वेटलेस फील करता है। चलो भाई, हो गया कंप्लीट। नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 13 को, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कर लिया नोट सभी ने? बढ़े अगले सवाल पे। समझ तो आ रहा है तुम लोगों को? हलवा है सारी बातें, कोई ऐसा रॉकेट साइंस कहीं नहीं लग रही अभी भी। अगला सवाल है, अ बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस कैप्ड इन अ सैटेलाइट। क्या पूछ लिया अभी? अब सैटेलाइट के अंदर कुछ भी आ जाए वेटलेस फील करता है, याद रखना। अ बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस कैप्ड इन अ सैटेलाइट। द रीडिंग ऑफ द बैलेंस इज W1 when the satellite goes in a orbit of radius r and W2 when it goes in a orbit of radius 2r। तो भाई एक आदमी है, सॉरी एक बॉडी है जिसको कि एक स्प्रिंग बैलेंस से लटका के रखा हुआ है, और स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग W1 आ रही है जब ऑर्बिट का रेडियस था r, और W2 आ रही है जब ऑर्बिट का रेडियस था 2r। तो जरा बताओ W1 W2 में क्या रिलेशन होगा? बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम लोगों को, है ना? तुम्हें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, सोचो जरा। सोचा कुछ? बहुत दिमाग लगाया ना तुम लोगों ने? सर अभी क्वेश्चन किया है, सैटेलाइट में होता क्या है? सैटेलाइट में जो हमारा वेट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बैलेंस करने में लगा रहता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे वेट को बैलेंस करता रहता है, जिसके कारण जो भी नॉर्मल होता है वो 0 हो जाता है, तो हम वेटलेस फील करते हैं। भाई वेटलेस फील करने का मतलब क्या है? अगर मैं अपना मास मेजर करूंगा तो क्या वो 0 आएगा? हां, अगर आप अपना वेट मेजर करोगे वो 0 आएगा। वेटलेस की मतलब क्या है कि अगर आप अपना वेट मेजर कर रहे हो तो 0 आएगा। W 0 होना चाहिए भाई, W 0 होना चाहिए। चलिए, तो अगर सैटेलाइट का ऑर्बिट रेडियस r है, केस फर्स्ट, व्हेन ऑर्बिट रेडियस इज r, ऑर्बिट रेडियस इज r, तो यहां पे वेट आ रहा है W1 जो कि कितना होगा? 0। नहीं समझे ना 0 क्यों लिखा मैंने? यहां से लिखा है 0। कोई से भी ऑर्बिट में घुमा लो वेटलेस फील करेगा, वेट 0 आएगा। सेकेंड वाली बात, व्हेन ऑर्बिट रेडियस इज 2r, तो वेट आएगा W2। अरे सर बार बार यही बोल रहा हूं मैं,
सैटेलाइट में है, जो mg है वो mv²/r से बैलेंस हो जाती है, mg जो है वो mv²/r से बैलेंस हो जाती है। तो उस टाइम पे नॉर्मल जीरो, यानी कि वेटलेस फील हो रहा है हम लोगों को, कुछ फील नहीं होती है। यहां पे टेंशन आ जाएगा, खैर नॉर्मल की जगह अगर आप स्प्रिंग बैलेंस का यूज करो तो वहां पे टेंशन, यहां पे रीडिंग बोल लो, यहां पे आप नॉर्मल जीरो बोल रहे हो या फिर बोल लीजिए रीडिंग जीरो है, एक ही बात है। जो रीडिंग है वो जीरो रहेगी, तो नॉर्मल जीरो हो वेट जीरो हो उसका मतलब एक ही होता है। तो अगर रेडियस r है तो भी वेट जीरो आएगा, अगर रेडियस 2r है तो भी वेट जीरो ही आएगा। मतलब कि आप कुछ भी कर लो, सैटेलाइट में अगर बैठे हो ना तो फिर वेटलेस ही फील करोगे, ठीक है। तो यहां पे W1 W2 बराबर होंगे, दोनों W1 W2 दोनों ही बराबर होंगे, और दोनों किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। दोनों एक दूसरे के बराबर है और इनका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? जीरो आएगा। समझे बात को? नोट करो इसको जल्दी से। किया नोट सभी ने? बढ़े अगले सवाल पे? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी। भाई अगर अर्थ की सरफेस से इंफिनिटी पे अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? अर्थ के सरफेस से इंफिनिटी पे अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है तो कितने काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? सोचो जरा, हलवा सवाल है, कर लोगे सभी लोग। हाँ भाई, दिमाग लगाया तुम लोगों ने कुछ इसके बारे में? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? चलो भाई देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इट इज हाफ mv²। वो सब तो ठीक है सर, यहां पे हमने बॉडी का मास m दे रखा है, बट बॉडी को जब इंफिनिटी तक भेजना है, समझ रहे हो, यहां से मैंने किसी बॉडी को फेंका, ये फेंक दिया, और मैं चाहता हूं कि वो इंफिनिटी तक जाए, तो मैं कितनी स्पीड से फेंकूं? तो याद करो, तुमने कुछ सुना होगा कभी एस्केप वेलोसिटी के बारे में है। ये वो वेलोसिटी होती है जिससे किसी पार्टिकल को अगर फेंका जाए तो वो कभी लौट के नहीं आती है, वो चली जाती है दूर एकदम इंफिनिटी तक। तो यहां पे लिखूंगा एस्केप वेलोसिटी, है ना। सो हाफ ऑफ m इनटू, भाई एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला तो तुमने सुना ही होगा, इट्स 2gm/r, और यहां पे एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर करना है तो लो भाई स्क्वायर करना। यहां पे r जो होगा ना बेटा वो रेडियस ऑफ द अर्थ होगा, क्योंकि आप अर्थ की सरफेस से कर रहे हो ना इसको प्रोजेक्ट, तो इट विल बी रेडियस ऑफ अर्थ। सो हाफ m, भाई अंडर रूट हट जाएगा तो 2gm/r, तो जो चीजें कटने वाली है वो काट दीजिए, से 2 से 2 मर जाएगा। हमारी इक्वेशन जो बनेगी g स्मॉल m, या फिर मैं g कैपिटल M स्मॉल m/r, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। बट सर ऐसी कोई बात यहां पे मुझे नजर नहीं आ रही है, ऐसी कोई भी बात मुझे यहां नजर नहीं आ रही है। तो एक काम करो, इसको r से मल्टीप्लाई करो, r से डिवाइड करो। r से मल्टीप्लाई किया, r से डिवाइड किया, तो जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आपके पास आ रही थी, इट इज गिवन बाय g कैपिटल M बाय r स्क्वायर, कैपिटल M बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m अपॉन r, स्मॉल m अपॉन r। सो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, भाई इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हो तुम लोग? मेरे यहां तो इसको g बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तुम्हारे यहां पता नहीं क्या बोलते हैं। सो g m, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? ओहो, r। थोड़ा अच्छे से लिख दूं, ऐसे देखने की आदत नहीं होगी तुम लोगों को, mgr देखने की आदत होगी तुम्हें। देखो जरा, ऑप्शन में कहीं पे mgr मिल रहा है? जी हाँ, ऑप्शन में मुझे mgr मिल रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। चलो भाई नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कर लिया नोट सभी ने? पक्का? बढ़े आगे? ओके। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलते हैं? A particle is kept at rest at a distance r above the earth's surface. The minimum speed with which it should be projected so that it does not return is, भाई एक पार्टिकल जो कि रेस्ट पे था एट अ डिस्टेंस r above the earth surface, अर्थ सरफेस से भी r डिस्टेंस ऊपर था, तो व्हाट इज द मिनिमम स्पीड जिससे कि मैं इसको प्रोजेक्ट करूं फिर ये कभी लौट के ही ना आए? तो अगर कोई पार्टिकल को लौट के नहीं आना है तो उसको एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि कोई पार्टिकल कभी लौट के ना आए, उसको एस्केप वेलोसिटी दे दीजिए, वो कभी वापस नहीं आएगा।
लेकिन सर एस्केप वेलोसिटी जो अभी हमने पढ़ी थी वो अर्थ के सरफेस पे से थी, यहां पे एस्केप वेलोसिटी जो हमें कैलकुलेट करनी है वो एट अ हाइट r अबव द अर्थ सरफेस है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ध्यान रखोगे ना? ट्राई करो फिर एक बार। किया ट्राई सभी ने? क्या बोलेंगे? ये हमारी अर्थ है सर। अर्थ पे से अगर मुझे किसी पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी देनी है तो मैं बहुत सिंपल सा काम करता हूं। मैं जानता हूं अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस r है, और अगर मैं किसी पार्टिकल को देखो एस्केप वेलोसिटी देनी है तो मैंने ये दे दी एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी अगर दी है तो इसका फॉर्मूला बनता है 2gm/r, 2gm/r। देखा r क्या है? अर्थ के सेंटर से पार्टिकल का डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से पार्टिकल का डिस्टेंस है। लेकिन इस बार सिनेरियो चेंज हो चुका है भाई, इस बार सिनेरियो चेंज हो चुका है। यही हमारी वो अर्थ है, सेंटर से ये r डिस्टेंस और r डिस्टेंस ऊपर ये पार्टिकल है। इस पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी देनी है, इस पार्टिकल को मुझे एस्केप वेलोसिटी देनी है, तो इसका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा √ 2gm डिवाइडेड बाय, कितना बनेगा बच्चे? कितना बनेगा बोलो तो? √ 2gm डिवाइडेड बाय r प्लस r का होल स्क्वायर कर दूं मैं। पहले तो जो डिस्टेंस था पार्टिकल का और अर्थ के सेंटर का वो था r, आज जो पार्टिकल का और अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस है वो r प्लस r है, मैंने कर दिया यहां पे। सो एस्केप वेलोसिटी विल बी √ 2gm डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर। तो एस्केप वेलोसिटी जो बनती है √ 2gm डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, 2gm/4r स्क्वायर। चलो भाई, gm/2r बन रहा है क्या ये आंसर? बोलो भाई। ओहो ओहो ओहो, ये क्या कर रहा हूं मैं, दिमाग खराब हो गया है मेरा। इतना बड़ा अनर्थ मैंने कर दिया, मुझे माफ कर दो। इतना बड़ा दुस्साहस, वो भी हमारे साथ, एस्केप वेलोसिटी के साथ, कैसे हो सकता है? अरे यार मेरे को बार बार वो फील्ड से ज़्यादा ही प्यार है, तो मुझे फील्ड वाली बातें याद आ जाती है, मैं भावनाओं में बह जाता हूँ उस टाइम पे, मुझे माफ करना। इट्स gm/r। हाँ अब ठीक है, gm/r थर्ड ऑप्शन मिल रहा है मुझे, यही तो आंसर है अपना। ऐसे तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √ 2gm/r होता है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो r प्लस r है, और मेरी दिमाग खराब हो गया था कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, बट मैंने उसको सही किया, गलत होने से पहले ही मैंने उसको सही किया। यहां से सारे स्क्वायर मिटा दिया भाई, स्क्वायर नहीं होता, r प्लस r 2r होता है, 2 से 2 मर जाएगा भाई, सिंपल सा कहानी है। इसके बाद ये बनेगा आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, जो थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है मुझे, थर्ड ऑप्शन में मिला। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया, फटाफट से छाप लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। हाँ किया होगा नोट। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आए। क्वेश्चन 17 बोलता है, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ क्लोज टू इट्स सरफेस, a particle is to be projected from the satellite to just escape from the earth. The escape speed from the earth is ve, its speed with respect to the satellite। भाई एक सैटेलाइट है जो कि ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के पास में ही, क्लोज टू द सरफेस, एक पार्टिकल जिसको कि प्रोजेक्ट करना है फ्रॉम द सैटेलाइट टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द अर्थ। सैटेलाइट से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं उसको, और प्रोजेक्ट कैसे कर रहा हूं कि वो एस्केप हो जाए अर्थ से। एस्केप स्पीड अर्थ से जो डिफाइन करी है वो तो वीई है, लेकिन यही स्पीड आपको सैटेलाइट के रेस्पेक्ट में बतानी है। सिंपल सा फंडा है, मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं ताकि तुम्हें थॉट क्लियर हो जाए। ये हमारे पास अर्थ है, और अर्थ के सरफेस के पास ही ये हमारी सैटेलाइट है। ये अर्थ इसका ऑर्बिट, अर्थ के सरफेस के पास ही इसका ऑर्बिट भी है। ठीक है, ये हमारी सैटेलाइट मूव कर रही है यहाँ पे, लेट्स से vs इज द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, और ऑर्बिट कर रही है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिफाइन कर देना। सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रही है तो सैटेलाइट के पास जो स्पीड होगी वो ऑर्बिटल स्पीड होगी, है ना। सैटेलाइट के पास जो स्पीड होती है वो ऑर्बिटल स्पीड होती है। पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया है, और अर्थ से अगर इसकी डिस्टेंस की बात करूं, द एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ इज वीई, और आपने इस सैटेलाइट से उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है।
इस सैटेलाइट से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है जिससे कि वो एस्केप कर जाए अर्थ को, जिससे कि वो एस्केप कर जाए अर्थ को, तो भाई पार्टिकल के पास जो स्पीड आएगी है ना, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, पहले तो लिख देता हूं मैं, सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो है v नॉट, फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की मैं बात करूं तो पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी वो है वो e एस्केप वेलोसिटी वाली। लेकिन उसने ये नहीं पूछा हमसे, उसने पूछा द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द सैटेलाइट, तो मुझे बताना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट। तो मुझे जो बताना है वो है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। पार्टिकल के पास ऑर्बिट स्पीड है, सैटेलाइट के पास एस्केप स्पीड है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट। समझ आई बात आपको? समझ आ गई बात आपको? सो वीपीएस इज वीओ माइनस वीई, वीपीएस जो होगा वीओ माइनस वीई हो जाएगा, ठीक है सर। तो इट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट। भाई वेक्टर फॉर्मेट में है भी सारी कहानी, तो पूरी पिक्चर चल रही वेक्टर फॉर्म में, पूरी पिक्चर चल रही वेक्टर फॉर्म में। मुझे नहीं पता आपने पार्टिकल को किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है। अगर आपने पार्टिकल को इसी के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो फॉर्मूला कुछ और बनेगा, अगर आपने पार्टिकल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो फॉर्मूला कुछ और बनेगा, अगर पार्टिकल को आपने परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया तो फिर यहां पे कहानी कुछ और बन जाएगी, क्योंकि ये पूरी पिक्चर वेक्टर फॉर्मेट में चल रही है, मैं बार बार कह रहा हूं। सो डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट, हाँ डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं यहां पे। सो ये जो भी बातें आप कर रहे हो वेलोसिटी की बातें कर रहे हो, है ना, और जब आप वेलोसिटी की बातें करते हो तो डायरेक्शन को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है यहां पे, डायरेक्शन को डिफाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहां पे। तो अगर यहां पे सेम डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो तो माइनस कर दो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो, है ना, तो पार्टिकल की स्पीड सैटेलाइट के रेस्पेक्ट में वी माइनस वी ओ हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी माइनस ऑर्बिट वेलोसिटी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो तो प्लस कर देना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो आपको अंडर रूट वाला आई कैप जे कैप फॉर्म में लेना पड़ेगा इसको। समझ रहे हो ना आप लोग बात को? अगर सेम डायरेक्शन में किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी माइनस कर देना, अपोजिट डायरेक्शन में किया तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड कर देना, परपेंडिकुलरली किया तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट सैटेलाइट जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी आई कैप में, एस्केप वेलोसिटी जे कैप में, तो फिर यहां पे कहानी चेंज हो जाएगी। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शन में आपने प्रोजेक्शन किया है। उसको ये मतलब उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, लेस देन है ग्रेटर देन है, उसको क्या पता लेस देन है या ग्रेटर देन है? उसको तो इस बात से फर्क पड़ता है कि भैया डायरेक्शन कौन सी है। सेम डायरेक्शन होगी तो माइनस कर देगा, समझ रहे हो, सेम डायरेक्शन है तो माइनस करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस कर देगा, परपेंडिकुलरली किया है तो उसका मैग्नीट्यूड फिर अंडर रूट में लेना पड़ता है, आपको याद ही होगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना आप लोग बात को? तो सपोज करो मैंने केस नंबर फर्स्ट लिया जिसमें दोनों पार्टिकल्स को मैंने इधर ही, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी इधर ही है और एस्केप वेलोसिटी भी इधर ही दे दी। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी, माइनस में आ रहा है भाई, ये माइनस में आएगी तो माइनस का वीई माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी माइनस में तो वीओ माइनस का वीई प्लस का वीओ। क्या पता चला तुम्हें इससे? क्या पता चला तुम्हें इससे? मैंने डायरेक्शन के साथ वैल्यूज को पुट करा, कुछ पता चला? नहीं पता चला। सेकंड केस देख लो, यहां पे ऑर्बिटल वेलोसिटी इधर है, एस्केप वेलोसिटी तुमने यहां कर दिया, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट जो डिफाइन करोगे, एस्केप वेलोसिटी पॉजिटिव है, माइनस माइनस का वीओ, तो ये तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तुम्हें क्या पता चला फिर इसके बारे में? नहीं पता चल रहा है हम लोगों को, हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। पर मैं ये बात बोलूंगा कि हाँ, ये डिफाइन अगर आप करना भी चाहते हो तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किया। सेम डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो ये देखो, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया ये देखो, परपेंडिकुलर वाले में करोगे तो क्या होगा, वीपीएस जब डिफाइन करोगे तो लिखोगे वी नॉट आई कैप प्लस वीई जे कैप। समझ रहे हो ना बात को? तो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो आई कैप जे कैप आ जाएगा फिर। तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है पूरी पिक्चर कि कौन सी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो। सो इट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। तो किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। समझ आई बात को कुछ? तो इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने?
बहुत ही शानदार। सो यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 खत्म होता है और इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं ये जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहां सॉल्व कराए हैं वो सब समझ आए होंगे। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे वीडियो दोबारा देखना है तो वीडियो दोबारा देखने के लिए वेबसाइट पे जरूर ज्वाइन कर लेना। वेबसाइट पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो फायदा आप ही को मिलेगा, क्योंकि यहां पे हमने सारी की सारी वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में रखा हुआ है और हमने इनकी इवन कोर्स बना दिए है पूरे। मैं बात करूंगा फिजिक्स HC वर्मा की, तो क्लास 11th में अगर आप जाके देखोगे तो यहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा कंप्लीट फिजिक्स HC वर्मा का। इस कोर्स पे क्लिक करोगे तो इस कोर्स पे क्लिक करने से आपके सामने एक ऐसा पूरा पेज खुल जाएगा जहां पे हमने पूरा इसको क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में अरेंज करके रखा है, सब कुछ बता के रखा है कि भाई क्या क्या चीजें हम यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं। तो मतलब सब कुछ हमने एक शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन किया है। नीचे आओगे, नीचे आके देखोगे तो यहाँ पे सारे आपको लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे जो भी अभी तक मैं करा चुका हूं HC वर्मा से रिलेटेड। भले उसके वो क्विक रिवीजन हो, भले उसके वो शॉर्ट आंसर्स हो, ऑब्जेक्टिव 1 हो, ऑब्जेक्टिव 2 हो, या फिर उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो, सब कुछ आपको यहां मिल जाएगा। और ये सब कुछ आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपसे 2 वीडियो देखने के बाद बोलेंगे कि भाई अब आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, आशीष 10 लगा लो या फिर ऐसा कोड लगा लो। ऐसा कोई कोड तुम्हें नहीं लगाना है, सब कुछ फ्री रहेगा, सब कुछ फ्री है। अब ये मत सोचना कि फ्री है तो कॉम्प्रोमाइज किया होगा। तुम्हारे सामने सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूं, तो ऐसा भी नहीं रहेगा कि कुछ पार्ट मिस हो गए। इसमें से कुछ मिस नहीं है, सब कुछ कंप्लीट है यहाँ पे और सब कुछ आपके लिए फ्री है। सो डेफिनेटली आपके लिए बहुत फायदेमंद है ये सारी चीजें, स्पेशली जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हो जैसे जेई या फिर नीट की। तो मेक श्योर कि अगर आप जेई को टारगेट करते हो या फिर इवन आप नीट को भी टारगेट करते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये चीजें, तो इनको मिस मत करो। HC वर्मा सॉल्यूशंस आपके लिए डेफिनेटली बहुत फायदेमंद रहेंगे। तो आपका कोई दोस्त है, भाई बंधु है, तो उसको भी आप रिकमेंड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस NCERT वाले पार्ट्स को भी हम यहाँ पे पूरा कवर करवा रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द फिजिक्स बट फॉर द केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ऑल्सो, एंड इवन और भी जो सब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल हो सकते हैं वो सारे वीडियोज यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। ओके, और ये सब के सब आपके लिए, जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। तो आपके लिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। magnetbrains.com इज द वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आके आप ये सारे लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें आपको देते हैं। आपके लिए तो ठीक है, लेकिन आपका कोई दोस्त अगर हिंदी मीडियम से, तो उनके लिए भी हमने यहाँ पे एक नया चैनल शुरू कर दिया है जहां पे सारी पढ़ाई हिंदी में होने वाली है। फिर भले वो लेक्चर्स की बात करूं या फिर उसके नोट्स की बात करूं, सब कुछ जैसा कि आप देख सकते हो हिंदी में ही अवेलेबल होगा। तो आपका कोई दोस्त है, भाई बंधु या सखे सहेली हो जो हिंदी मीडियम से है और उनको अगर दिक्कत आ रही थी कि ऑनलाइन कहीं पे हिंदी का मटेरियल नहीं मिल रहा था, तो उनको बोलो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे आ जाए, वहां आके अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करे फिर। ठीक है, तो उनके लिए भी फायदेमंद है, सारी चीजें फ्री है, सब कुछ सबके लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा प्यारा सा चैनल, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि आपके लिए सारे ऐसे अपडेट्स हम लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो सारे अपडेट्स पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। ठीक है, शेयर तो करते ही होंगे, अपने दोस्तों को बताते हो ना कि भाई यहाँ पे हाँ फिजिक्स में HC वर्मा के सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पे करा रहे, तो अपने दोस्तों को भी बताओ जाके, तो शेयर करो सेशन, ताकि उनका भी भला हो सके, उनका भी फायदा हो सके जैसे तुम्हारा हो रहा था। राइट, और सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतनी ही बातें। अब ऑब्जेक्टिव 2 अपने अगले सेशन में करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।